तो ये कहानी यहाँ से 4 साल पहले शुरू होती है, जब डॉक्टर स्किनर नाम के महान आदमी ने हापना नाम की दवाई का आविष्कार करा, जिसके अंदर हर प्रकार के रोग और दर्द का समाधान था। सस्ती होने के कारण ये पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन अचानक एक दिन डॉक्टर स्किनर पूरी दुनिया से गायब हो गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो कहाँ गए। दूसरी ओर हम 23 साल के एक्सेल को देखते हैं। इसने इतनी कम उम्र में ही इतने सारे काम कर दिए कि उसको 800 साल की सजा हो गई। अपने आम दिनों की तरह ही ये जेल में एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी जेल का गार्ड आके कहता है कि उठो, तुमसे मिलने कोई आया है। गार्ड उसको एक हर्ष नाम की आंटी के पास ले जाता है। एक्सेल मिलते ही कहता है कि तुम पक्का कोई लॉयर रही होगी जिसको मेरे केस को सॉल्व करके फेमस होना है, या फिर मुझे मारने का कोई प्लान है क्या तुम्हारा। ये आंटी इसको कहती है कि देखो बेटा, मैं दोनों काम कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर वो कर दिए तुम जिंदगी भर के लिए आजाद रहोगे। तभी इससे पूछती है कि तुम हापना और डॉक्टर स्किनर के बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि 3 साल पहले गायब हो गया था और अब वो वापस आ चुका है अपने मैसेज के साथ, जिससे हल्ला मचा हुआ है। वो उसको उसका मैसेज दिखाती है जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स में एक साथ आया था, जिसमें डॉक्टर स्किनर कहते हैं कि इंसान बहुत ही बुरे लोग हैं, अगर वो दर्द महसूस नहीं कर सकते तो उनका मुर्दा रहना ही ठीक रहेगा। इंसानों जैसे भद्दे लोग मैंने कभी नहीं देखे जिनको छोटे वक्त के लिए काफी ज्यादा प्लेजर चाहिए, क्योंकि इनको बस मेरी दवाई में ही पूरी जिंदगी बितानी है, उनको दर्द नहीं लेना। और आखिर में वो ये कहता है कि मेरी दवाई 3 साल तक तुम्हारे शरीर के अंदर रहेगी और जिसने भी उसको खाया है वो अब अगले 30 दिन में मरने वाला है। चिंता मत करो, मेरे पे इलाज पड़ा हुआ है। अगर 30 दिन के अंदर कोई ढूंढ लेता है तो इंसानियत बच जाएगी, वरना सारे लोग मर जाएंगे। एक्सेल को इस बातों से कुछ ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता। आंटी बताती है कि मैं जब पहले इसको जानती थी ये बहुत ही भोला और अच्छा आदमी था, प्लीज इंसानियत को तुम ही बचा सकते हो। तभी गार्ड आता है क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका था। जय गार्ड से बहस करने लगता है, उसे लड़ाई करते दौरान उसकी बंदूक छीन लेता है। फिर इस आंटी को एज अ हॉस्टेज लेता है ताकि थोड़ा आगे बढ़ पाए, और मौका मिलते ही वहाँ से भागता है। वो एक रोबोट कंटेनर से जंप करके उसके सामने जितने गार्ड आते हैं उन सभी से लड़ता है। एक ने उसकी टांग पकड़ ली थी तो वो घुमा के उसको नीचे फेंकता है, वहीं दूसरा वाला उसका सर पकड़ लेता है तो वो उसको भी नीचे गिराता है। ऐसे करते करते वो काफी सारे गार्ड से लड़ता हुआ ऊपर वाले फ्लोर में जाता है और चिमनी की तरफ गोली मार के अपने रास्ता खोलता है। और अब अपना भाई एक्सेल जेल से भाग चुका था। इधर ये आंटी अपने ड्राइवर डग को कॉल करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके हाथों से छूटे। एक्सेल को पकड़ने के लिए इस आंटी ने एलिना को भी हायर किया था। वो चाहती थी कि इसकी जीपीएस लोकेशन पुलिस वालों से इनको पहले पता चले। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर के उस बयान वाली वीडियो से चारों तरफ हल्ला मच चुका है। हर कोई लड़ रहा है, हर कोई फार्मा कंपनी को गाली दे रहा है। अमेरिकन सरकार भी इसका खोज कर रही है। बाकी सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो चुका है कि वो 30 दिन में इसका इलाज ढूंढे। दूसरी ओर अपने एक्सेल भाई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी सड़कों पे घूम रहा था कि तभी पुलिस आके उसको पकड़ते हुए कहती है कि ये लड़के कहाँ जा रहे हो। पुलिस वालों को इसमें शक इसलिए हुआ क्योंकि इसने कैदी के कपड़े पहने थे, तो ये उसको कहता है कि भाई आजकल का फैशन है, और ये बेवकूफ उसकी बात मान भी लेता है। और जब तक उसको रियलाइज हो रहा था तब तक अपना एक्सेल वहाँ से भाग चुका था। इधर ये फिर अपने आराम से कपड़े खरीदता है। दूसरी ओर बायलोना सिटी जाकर के आंटी को पता चलता है कि भाई हमने पूरी कोशिश कर ली है, अभी तक कोई क्योर नहीं मिला है। एक ही रास्ता बचा है कि उनको उस डॉक्टर स्किनर को ढूंढना होगा, और इसके लिए इन लोगों ने टीम बना दी है। तो ये आंटी को एक्सेल इसलिए चाहिए ताकि अपनी टीम पूरी कर सके, और अभी इसको एक्सेल को ढूंढना है। आगे चिल मारा था कि तभी कंप्यूटर इसकी फोटो को डिटेक्ट करके चारों तरफ स्क्रीन में फ्लैश करता है, जिसे देख करके पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। ये इधर उधर उनको बेवकूफ बना के आगे भागता है। एलिना को भी नोटिफिकेशन आ चुका था तो वो अपने दूसरे दोस्त को बताती है। इधर क्रिस नाम की राइडर लड़की भी इसका वेट कर रही थी। वहीं डगसन की टीम की लास्ट मेंबर लीलैंड को पिक करने जाता है। इधर अपना भाई जगह जगह ड्रोन्स को डॉज करता हुआ आगे जा रहा था। डग क्रिस को कहता है कि तुम थोड़ा रुको, जैसे ही उस जगह जाएगा तुम फायर शुरू कर देना। जैसे अपना भाई थोड़ा बिल्डिंग की ऊपर की तरफ पहुंचता है, इसके ऊपर फायर शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए जैसे नीचे आता है तो डग्स अपनी गाड़ी के साथ यहाँ खड़ा था। ये अपने दोस्त को कहता है कि भाई तू ड्रोन से संभाल, मैं ऊपर जाता हूँ। और तभी अपने भाई की पीठ पीछे बंदूक दिखा के कहता है कि भाई यहीं रुक जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। इधर हमारा भाई सोचता है कि इससे बात करके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ेगा, लेकिन डग्स को इसकी सारी हरकतें पता थी, तो अपना भाई बिल्डिंग से कूद जाता है। ये बंदा देख के हैरान था कि इसने क्या कर दिया। तभी हम देखते हैं कि ये भाई इसी का ड्रोन पकड़ के बचता है और नीचे ट्रक पे आता है। ये जैसे नीचे आता है क्रिस क्यूट लड़की बन के इसके पास आके कहती है कि वाह आपके स्टंट तो काफी कमाल की थे, मैं तो आपकी फैन ही हो गई, कि मुझे आपके साथ एक फोटो मिलेगी। ये सोचता है कि हाँ भाई लड़की करी रही है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर जैसे फोटो लेने आता है भाई अपने ब्रेसलेट से इसको करंट मार के बेहोश कर देती है। वही है ना भाई, यार करो भाई लड़की का चक्कर। वेल आगे फिर अपने भाई की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि एलिना सामने है। फिर देखते देखते बाकी टीम मेंबर्स भी आते हैं। फिर इनके सामने ये आंटी स्क्रीन में आती है। वो कहती है कि तुम ही लोग हो जो ह्यूमैनिटी को बचाने वाले हो, और तुम्हारी टीम का नाम लजारियस है, और यही दोस्तों एनिमे का नाम भी है, तो कमेंट सेक्शन में याद मत करना। इधर अपना भाई एक्सेल अपने ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है कि तभी आंटी कहती है कि तुम इसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, हमें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। इधर अपना भाई देखता है कि सभी के हाथ में लगा हुआ है, तो वो समझ चुका था कि सभी कोई ना कोई क्राइम करके बैठे हुए हैं। ये सभी को कहती है कि तुम्हारा लास्ट मौका है, तुम अपने आप को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो। वेल तभी अपना भाई कूद करके पीछे आता है, क्रिस से बंदूक लेकर के उसी के सर पे रख के कहता है कि अगर तुमने ब्रेसलेट नहीं खोला तो मैं इसको मार दूंगा। वो तभी उसको एक शॉक देती है उसी ब्रेसलेट से, जिस वजह से गन नीचे गिरती है। वो फिर कहती है कि अगर आइंदा से इसके अलावा तुम में से भी किसी ने कोशिश भी करी तो इसमें मैं इतनी हीट छोड़ूंगी कि तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इधर ना चाहते हुए फिर एक्सेल भाई को उसकी बात माननी पड़ती है। इधर फिर एक्सेल भाई अपनी टीम को कहते हैं कि अगर हमें सोल्यूशन मिल गया ना तो हम इसको महंगे दामों पे बेचेंगे। क्रिस उसकी बात से सहमत थी, लेकिन डगलस सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा था ये सब। आगे तभी कहता है कि देखो मुझे एवेंजर तो बनना नहीं है, लेकिन बता दो कि तुम में से कितने लोगों ने दवाई ली थी। तो भाई सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, सभी लोगों ने हैपना ले रखी है। आगे टैक्सी को इसका रूम दिखाता है और कहता है कि हमारा हेडक्वार्टर्स नाई की दुकान के नीचे ही बना हुआ है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो तुम इजीली भाग भी नहीं सकते। इधर ये फिर गराज दिखाता है। उसके बाद ये लोग अपनी अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। डग्स
इन सभी को बताता है कि ये डॉक्टर कैसा था। वो उसकी पूरी स्कूल से कॉलेज जर्नी बताता है। क्रिस कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ ताकि हमें कुछ सबूत मिले। डगलस फिर बताता है कि इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है और जितने पैसे इसको मिले हैं इसने सारे डोनेट करे हैं। आगे उसकी वीडियो चलती है जिसमें हमें बताया जाता है कि एक ऐसा आदमी था जो चाहता था कि सारे लोगों को दवाइयां काफी सस्ती रेट पे मिले। वो उस धरती के लिए भी काफी चिंता करता था। तो वो यूनाइटेड नेशंस जाता है जहाँ पे स्पीच देता है कि अगर हमने कुछ नहीं करा तो अगले 3 साल में नॉर्थ पोल में कैसा डैमेज आएगा कि पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो चाहता था कि लोग अपने पैसे और इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय अपनी इंसानियत और धरती पे ध्यान दे। उसकी बातें कुछ देशों को पसंद नहीं आती तो वो उसकी चलती स्पीच से ही उठ के चले आते हैं। यही वो स्पीच थी जिसमें लोगों को समझा नहीं पाया और गायब हो गया। लीलैंड उनको डॉक्टर स्किनर की इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाता है जिसमें लोग की हेल्प कर रहे हैं। बाय द वे मेरा भी इंस्टाग्राम है भाई, कभी लिंक पे जाकर के मुझे फॉलो कर लिया करो। इधर टीम को समझ आ चुका था कि डॉक्टर किस तरह का इंसान था। तभी एलिना को डॉक्टर से जुड़ी कोई लोकेशन मिलती है तो तभी पूरी टीम अपनी फैंसी कार के साथ निकल पड़ती है। वहीं एलिना और आंटी घर पे ही रहती है। एलिना बताती कि डॉक्टर ने आज से 8 साल पहले ही एक शेल्टर लिया था अपने लिए और वो उसने उस कंपनी से लिया जिससे हम किसी भी तरह कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। तो क्रिस और अपने भाई एक्सेल का काम था कि शेल्टर को देख के आए। वहीं डग्स और लीलैंड का काम था कि लोग हेडक्वार्टर्स में जाके पता करें। इधर ये आंटी एलिना को कहती कि बेटा पूरी दुनिया के कैमरास को हैक करके चेक करो कि कहीं उसकी कोई पहचान तो नहीं दिख रही। हो सकता है पिछले 3 सालों में उसने शक्ल बदल दी हो। इधर सफर पे चलते हुए क्रिस अपने एक्सेल भाई से पूछ ही लेती है कि एक बात बताओ तुम्हें जेल कितने साल की हुई थी और क्यों हुई थी। अपना एक्सेल भाई कहता है कि मैंने छोटा सा काम किया जिस वजह से मुझे 800 साल की जेल हो गई। ये सुनते उसको कार से धक्का मार के निकालते हुए कहती है कि मैं इतने बदमाश आदमी साथ नहीं रह सकती, बताओ तुमने ऐसा क्या किया था। फिर अपना भाई बताता है कि हुई तो इसको जेल वैसे 3 साल की थी लेकिन जितनी बार ये जेल छोड़ के भागता था इसकी जेल में रहने के साल डबल कर दी जाते थे और जब तक इसको पता चला तब तक भाई इसके 800 साल पूरे हो चुके थे। आगे लीलैंड डग से पूछता है कि तुम जेल क्यों गए। वो बताता है कि इसने थोड़े छोटे मोटे गलत काम किए थे। लीलैंड भी बताता है कि मैंने तो 2-4 चोरियां की थी। डग उसको बताता है कि हमारी पूरी टीम में सबसे शातिर एलिना है क्योंकि उसने ग्लोबल लेवल पे हैकिंग करी है। लीलैंड हैरान हो जाता है, उसको यकीन नहीं होता कि इतनी शाय और मासूम लड़की इतनी तेज है। आगे दोनों की टीम अपनी अपनी जगह पहुंच चुकी थी। एरिया काफी सुनसान था लेकिन डग्स और लीलैंड के लिए कोई उन पर अटैक करने को तैयार था। दूसरों के इसरा और एक्सेल जिस जगह गए थे उधर ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करी हुई थी। दोनों ही अंदर घुसते हैं जहाँ लीलैंड जैसी आगे आता है एक आदमी उसको पकड़ लेता है। इधर डग्स को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उतने में एक और आदमी शीशा तोड़ के अंदर आता है। बाद में पता चलता है कि ये तो वो 2 लोग हैं जिन्होंने कंपनी के मालिक को पैसा दिया था और वो ये लेने आए हैं। एक दूसरी और ये दोनों भी भाई शेल्टर के अंदर जाते हैं। इनको पता चलता है कि भाई पावर सप्लाई तो एक्टिवेटेड है। ये एक एक करके सारे रूम्स में जाते हैं लेकिन इनको भाई कहीं पे भी कुछ सुराग नहीं मिलता। तभी इनको दूर से एक आदमी दिखता है। ये लोग पास जाते हैं तो पता लगता है कि एक आदमी चेयर पे लेटा हुआ है और नीचे हैपना की बॉटल्स रखी हुई है। इनको कंफर्म नहीं था, उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यही आदमी डॉक्टर स्किनर हो और इसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी हो। तो लोग जैसे इसको उठाए जाते हैं कि तभी उनके ऊपर 3-4 लोग फायर करते हैं। ये लोग रशियन लोग थे जो यहाँ पे तलाश करने आए थे। वो लोग जैसी दूसरी तरफ जाते हैं तभी 3-4 मैक्सिकन लोग भी आकर फायरिंग करते हैं। ये लोग भी भाई इसी तलाश के लिए आए थे। आगे क्रिस को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए कि तभी अपना भाई अपना लकी पेंडेंट छूता है और कहता है कि मैं संभाल लूंगा और भाई गोली के बीच से भागता हुआ दूसरी ओर चला जाता है। क्रिस को भी इसको सपोर्ट करना था तो वो पीछे की ओर जाती है जहाँ तभी बाकी लोगों से लड़के उनको गिराता है। आगे भागते हुए जैसे उसके पास जाने वाला था कि तभी बाकी FBI एजेंट्स और ये लोग आ जाते हैं। ये लोग एक्सेल और क्रिस को कहते हैं कि अपने हथियार नीचे करो। एक्सेल कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम लोग लेजियस ग्रुप से हैं। पुलिस वालों ने इस ग्रुप का नाम नहीं सुना था कि तभी क्रिस लाइट खोल देती है जिस वजह से इस आदमी की नींद खुलती है और चारों तरफ इतने लोगों को देखता है तो घबरा के नीचे झुक के कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोग के पैसे वापस कर दूंगा। तभी हमारा भाई इसके पास आता है, उसके पैर पकड़े कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो और फिर ये इसको इतना तेज मुक्का मारती है कि इसकी नाक से खून आ जाता है। फिर इसका DNA टेस्ट करता है, इसको पता लगता है कि डॉक्टर स्किनर है ही नहीं, जिससे सारे लोग फिर उदास हो जाते हैं। और तुम लोग समझ ही गए होंगे कि शेल्टर कंपनी का मालिक है जिसके ऊपर काफी सादा कर्जा हो रखा है तो ये बचने के लिए डॉक्टर स्किनर के बंकर में छुपा था। इधर लीलैंड इन दोनों की बातें सुन रहा था कि कैसे इन लोगों ने उसको पैसे दिए थे। इधर एक्सेल डग्स को पूरी बातें बताता है कि बंकर में क्या क्या हुआ। इन लोगों को पता चल चुका था कि ये मिशन इतना इजी नहीं होने वाला है। तभी एलिना को जो है डॉक्टर स्किनर की एक फुटेज मिलती है। जैसे उसको जूम करती है कि तभी देखती कि पूरी जगह के वर्ल्ड के कैमरा में एक ही फुटेज चल रही थी, वो डॉक्टर स्किनर की थी, जिससे एलिना और ये आंटी हर्ष कंफ्यूज हो चुकी थी। टीम वापस इकट्ठा होती है और देखती है कि इस पूरी दुनिया के 1 लाख कैमरे में चारों तरफ डॉक्टर स्किनर ही दिखाई दे रहा है। वेल इससे इनको ये तो पता चल चुका था कि कोई ना कोई सिक्योरिटी कैमरा हैक करके उधर डॉक्टर स्किनर की फेस लगा रहा है। आगे वो बताती है कि इन फोटो के साथ सारे बायोमेट्रिक साइन भी डॉक्टर स्किनर जैसे ही हैं और इस दुनिया में मेरे अलावा 2 और हैकर है जो ये सब कर सकते हैं। आगे आंटी एलिना को कहती है कि एक काम करो, तुम उन दोनों हैकर्स की लोकेशन निकालो, क्या पता कोई एक स्किनर की हेल्प कर रहा हो। एक दूसरी लीलैंड और क्रिस को स्किनर के घर भेजती है कुछ सबूत के लिए। वहीं इधर एक्सेल और डग्स को भाई एक प्रोफेसर के पास भेज दिया जाता है जिसने स्किनर के साथ काम किया था। इधर लीलैंड और क्रिस बहरूपे बनते हैं और कॉप्स को कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे साफ सफाई के लिए आए हैं, भीड़ बहुत थी तो पुलिस वाले इनको जाने नहीं देते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भाई इनको बिल थमा देते हैं और पुलिस वालों को लगा कि भाई सफाई का बिल हम क्यों दे, तो ये इनको अंदर जाने देते हैं। अंदर घुसते ये हर जगह छानबीन करते हैं किसी सुराग के लिए, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। तभी क्रिस को सूबे के नीचे छोटी दवाई मिलती है। आगे अपने भाई एक्सेल और डग्स को जो है वो प्रोफेसर नहीं मिलता। बहुत लोगों का ये कहना है कि वो रिटायर हो गया है या फिर वो बेरोजगार हो चुका है। आगे तभी लोग एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है। ये लोग ब्रिज के नीचे की झुग्गियों में आते हैं जहाँ एक्सेल डग्स को बताता है कि जब मैं जेल में था तो मेरा एक दोस्त है जेरी सारे बेरोजगार लोगों को जानता है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा पता करना होगा। पता करने के बाद इनको पता चलता है कि यहाँ
जहाँ पे जो झुग्गियों का मालिक है वो एक जिल नाम की लड़की है और एक्सेल को मिलती पता लगता है कि जेरी ही अब जिल बन चुका है, यानी कि लड़के से लड़की बन गया। वो उससे मिलती गले मिलकर काफी खुश होती है। आगे बैठ करके वो लोग बात करते हैं। आगे डक्स फिर जिल से पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर स्किनर के बारे में कुछ पता है। वो कहती है कि देखो लोग काफी ज्यादा पहले से परेशान हो रखे हैं, मैं उनकी प्राइवेसी को खराब नहीं करना चाहती। जब तक कोई ठोस कारण ना हो मैं डॉक्टर स्किनर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। आगे डक्स अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि एक बार एक काफी रेसिस्ट पर्सन था जिसको मैंने मुक्का मारा था, जिस वजह से मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम पे प्रोफेसर डगलस ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मैं उनका कभी शुक्रिया ना कर पाया। तभी हम एक बूढ़ा आदमी के पास लेके जाती है जो कि चेस का गेम खेल रहा था और पता चलता है कि आदमी वही प्रोफेसर है जिसने डक्स की मदद की थी। दूसरे एक लड़का अपने एक्सेल भाई को चैलेंज करता है बास्केटबॉल में ताकि वो कुछ पैसा कमा पाए। दूसरी डॉग का प्रोफेसर उसको बताता है कि तुम्हें बहुत शर्म आ रही होगी ना मेरे इस छोटे से टेंट में आने से। डॉग बताता है कि देखो मैंने आपको हमेशा प्रोफेसर की तरह ही लिया है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे अपने प्रोफेसर से पूछता है कि आपको स्किनर की लोकेशन पता है। वो कहता है कि स्किनर की लोकेशन तो मुझे नहीं मालूम, मैंने काफी टाइम से उससे बात नहीं करी है। वो एक बहुत बड़ा जीनियस है, वो हमेशा ही अपने काम से काफी ऑब्सेस था, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। स्किनर की सफलता देखकर मुझे इतनी ज्यादा जलन हुई कि मैंने उसके सारे एक्सपेरिमेंट अपने नाम से पेटेंट कराया और जब यूनिवर्सिटी वालों को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जिस वजह से मेरी हालत आज ऐसी हो गई। स्किनर ने एक बार बताया था कि उसकी ग्रैंडमा काफी अच्छा केक बनाती है और स्टैनबुल में रहती है। डक्स का मिशन यही सक्सेसफुल हो चुका है, उसको जानकारी मिल चुकी है। वो प्रोफेसर का शुक्रिया करता है उसको पहले बचाने के लिए और फिर वहां से वो एक्सेल के पास निकल जाता है। इधर ये 15 मिनट से खेल ही रहा था और ये डक की शक्ल देखकर समझ जाता है कि हमें अब निकलना है। आगे लोग अपने बेस में जाते हैं और अपने कंप्यूटर के थ्रू ग्रैंडमा को ढूंढते हैं, लेकिन स्किनर की ग्रैंडमा का कोई अता पता नहीं था। किसी भी कैमरे में उनकी कोई भी फोटो नहीं थी और डक्स को पता चल चुका था कि किसी ने जानबूझ के मिटा दी है। तभी एलिना को एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे क्राइम रेट काफी ज्यादा हाई है और कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। बाकी लोगों को समझ आ चुका था कि एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। एक्सेल बताता है कि ये जानने के लिए हमें खुद वहां जाना होगा, जहाँ सभी लोग हाइपर लूप की मदद से इस्तानबुल पहुंच जाते हैं। इधर लीलैंड भी अपनी वही ड्रेस पहन लेता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी कुछ गुंडे इनको पकड़ लेते हैं। आगे तभी मौका मिलता है अपना एक्सेल भाई इन सभी को पीटता है और पीटने के बाद भागते हुए एक ट्रेन पे चढ़ जाता है। आगे लोग एक शेल्टर की ओर कूद जाते हैं। एक्सेल आगे बढ़ जाता है लेकिन लीलैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो भाई शेल्टर के नीचे एक ऐसी जगह गिर जाता है जहाँ एक बच्ची गुड़िया से खेल रही थी। बच्ची खुश हो जाती है, इसको लगता है कि इसके सपनों का राजकुमार है। कि तभी गुंडे आकर के इसको पकड़ लेते हैं। उसको लगता है कि इसके हाथ में जो बैंड है ये काफी महंगी घड़ी है तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं जो कि निकलती नहीं है और तभी ये लोग इसका हाथ जो है काटने वाले थे। इधर एक्सेल ढूंढता है कि लीलैंड गया कहाँ है, तभी उसको चिल्लाने की आवाज आती है। तभी लीलैंड गुंडों से डरता हुआ कहता है कि मैं तो यहाँ ग्रैंडमा बेलिना से मिलने आया हूँ। ये सुनते सारे गुंडे रुक जाते हैं और समझ जाती है कि तो पेस्ट्री वाली आंटी की बात कर रहा है। ये गुंडे फिर उनको ग्रैंडमा के घर की तरफ छोड़ाते हैं जहाँ ग्रैंडमा खुशी में इन लोगों को जो पेस्ट्रीज देती है। आगे ग्रैंडमा को पेस्ट्री खिलाते बताती कि गाँव के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े भटके हुए हैं। आगे ग्रैंडमा उनसे पूछती कि बेटा तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ आए क्यों हो। तो वो लोग छूटती बताते हैं कि दादी हम लोग सीक्रेट एजेंट्स हैं। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको जेम्स बॉन्ड काफी पसंद था और तभी उससे स्किनर के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा बेझिझक बता देती है कि मैंने अपने पोते से आखिरी बार 3 साल पहले बात की थी और तुम लोग ऊपर ये फूल देख रहे हो, ये फूल बस कुछ ही जगह मिलता है। गायब होने के 3 साल पहले मेरे पोते ने मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा था। उस वीडियो मैसेज में उतना कुछ खास था नहीं और ये लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर स्किनर इतना बुरा आदमी भी नहीं है कि इतने लोगों को मरने देगा। तभी ग्रैंडमा बताती कि पेस्ट्री का नया सेट तैयार है। लीलैंड खुश हो जाता है। वहीं एक्सेल खड़ा होकर के रूम को चारों तरफ घूमने लगता है। उसको ये लगता है कि पक्का इधर कोई ना कोई कैमरा छुपा होगा। तभी अपने भाई को कैमरा मिल जाता है। कैमरे की तरफ देख के कहता है कि स्किनर मैं एक्सेल हूं, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, तुम्हें जहां छुपना छुप लो। इधर दूसरी एलिना ने एक हैकर को पकड़ लिया था और उसको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वेल तभी बेस पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनको बताया जाता है कि इस हैकर का नाम है डॉक्टर 999। आगे एलिना बताती कि काफी सारे लोगों की बस की नहीं हुई है कि वो इसको हैक कर ले, लेकिन उसने जैसे तैसे करके इस क्रिप्टो वॉलेट के बारे में पता कर लिया। एंड वो देखती है कि किसी सैम नाम के बंदे ने इसको काफी ज्यादा भारी मात्रा में पैसे ट्रांसफर करे हैं। तभी आंटी बताती है कि सैम नाम के आदमी के पास हैपना मेडिसिन के कुछ स्टॉक्स थे। जैसे ही उसको पता चला कि स्किनर का मैसेज आया है, इसने तुरंत ही अपने सारे स्टॉक बेच के इनको क्रैश करवा दिया। वेल इससे इनको ये तो पता चली गया कि सैम और डॉक्टर 999 के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो मौजूद है। आगे एलिना बताती कि डॉक्टर स्किनर के दवाई के ऊपर मैसेज रिलीज करते ही उनके बारे में सारी जानकारी इंटरनेट से गायब कर दी गई और मानो ना मानो ये पक्का डॉक्टर 999 नहीं करा है और इसके बदले हैकर ने डॉक्टर स्किनर से हैपना इंडस्ट्री के स्टॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी होगी और उसने सैम नाम के बंदे का इस्तेमाल करा पैसे कमाने के लिए। और हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर सैम की फोटो आ रही है और उसका पूरा नाम सैम स्टीफनसन है। इधर से लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले लोग सैम को पकड़ेंगे और एलिना और बाकी लोग डॉक्टर 999 के ऊपर नजर रखेंगी। इधर ये लोग सैम 999 का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये तो एकदम अय्याश तरह का इंसान है जो कि लड़कियों से घेरा पड़ा रहता है। जहाँ इसको रोकने के लिए इन्होंने सोचा था कि लोग लीलैंड को लड़की बना के उसके पास भेजेंगे। वेल आगे इधर एलिना को एक शॉकिंग चीज पता चलती है और वो ये थी कि 999 का जो वॉलेट है उसके अंदर जितना भी पैसा आया है वो कैश के थ्रू ही आया है और ये सब 99 लोगों ने इसको दिए हैं। अगर ऐसा करना है तो इसको 99 लोगों से मिलना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इधर एलिना फिर सारे सीसीटीवी कैमरास निकालती है। उसको पता लगता है कि एक आदमी
आदमी हुडी में मास्क पहन करके डिपॉजिट करता है और वो बता भी नहीं सकती कि चारों तरफ यही आदमी है या कोई और है। दूसरी ओर ये सारे लोग क्लब की तरफ पहुंच चुके थे। इनका यही प्लान था कि लड़कियां जैसे तैसे करके सैम को अपनी बातों में उलझाएंगी, उसके प्राइवेट एरिया में जाकर के उसके साथ कहीं और जाएंगी, और अगर ये प्लान काम नहीं करा तो वो सैम को पीटेंगे और उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। इधर डक्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो चाहता था कि किसी भी तरह का आइडिया ऐसे एग्जीक्यूट ना हो। इधर पार्टी का सीन देखती क्रिस तो पागल हो जाती है और मिशन बोलकर वहाँ नाचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लीलैंड वहीं पे बैठ के घबराया हुआ था। वहीं इधर अपना भाई एक्सेल ऊपर जाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे गार्ड उसको रोक लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिन लड़कों के हाथ में ग्लोइंग टैटू होता है उन्हीं को ये अंदर जाने देता है। इस बात की इन्फॉर्मेशन ये डक्स को देता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस के पास आता है जिसने काफी महंगी एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑर्डर की थी। इधर उनके साइड में एक आदमी आता है जो कि एक ड्रिंक लेता है। वो काफी बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसके हाथ में भी वही चमचमाता टैटू था, तो एक्सेल उसके पीछे चला जाता है। वहीं क्रिस जूस वाले से प्यार से बात करती है ताकि उसको सैम के बारे में कुछ पता चल सके। इधर आदमी वॉशरूम में होता है तो एक्सेल इसको मार के इसका टैटू कॉपी कर लेता है। दूसरी ओर डक्स लीलैंड से कहता है कि तुम छुपे क्यों हो, तुम्हें अपना काम नहीं करना क्या? लीलैंड कहता है कि मैं अगर नाचूंगा तो तुम्हारे साथ नाचूंगा, तो तुम भी फ्लोर पे आ जाओ। लीलैंड नाचने लगता है। सारी लोगों की अटेंशन उसी की ओर जाती है, तभी किसी और की नजर उस पे आ जाती है। दूसरी ओर क्रिस एक्सेल को बता दी कि मैं भी नाची थी लेकिन किसी ने मुझे पिक नहीं करा। इधर तब क्रिस लीलैंड को ज्वाइन कर लेती है और ये लोग सैम की प्राइवेट एरिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर ये दोनों ही लड़कियां इसके बगल में थी, तो जैसे ही ये इनसे गले मिलने की कोशिश करता है तभी लीलैंड थोड़ा साइड हो जाता है। उतने भाई यहाँ का डीजे आता है, वो उस लड़की को लेकर के कोने में जाता है, उससे बात करता है और जैसे ही इसके साथ कुछ करने वाला था उतने में भाई एक आदमी आता है। वो कहता है कि आपके प्ले करने का टाइम आ चुका है। वो वहाँ से उठ के जाता है, लेकिन वो कहता है कि इस पे नजर रखना। दूसरी ओर एक्सेल जो है टैटू दिखा के आगे भागने लगता है कि गार्ड्स को पता चल जाता है कि इसने टैटू कैसे चोरी करा है। इधर हम देखते हैं कि सैम ने सारी लड़कियों के जूस में कुछ ऐसा मिलाया था जिस वजह से सारी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं और तभी अपने दोस्तों को कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। इधर तभी सैम क्रिस से मजे लेने वाला था कि तभी उठती है, इसको पीटती है। इसके सारे दोस्त देख रहे थे, पीट फूट के इसको नीचे फेंकती है जहाँ इसके डीजे के ऊपर ही लैंड करता है। इधर एलिना और बाकी लोग देखते हैं कि एक और ट्रांजेक्शन जस्ट हुई है और जैसे लोग कैमरा फुटेज निकाल के जूम करते हैं इनको पता चलता है कि ये तो एक डीजे है जिसका नाम विजनरी है और इसने जगह जगह डिपॉजिट इसलिए करी है क्योंकि ये एक वर्ल्ड टूर पर है। तभी वो टीम को कहती है कि तुम्हें उस डीजे को पकड़ना है क्योंकि यही मेन कल्प्रेट है। इधर मौका मिलती है डग्स और एक्सेल जो है गार्ड से लड़ने लगते हैं। सैम और डीजे को खबर मिलती है तो भागते हेलीकॉप्टर की ओर जाते हैं। इधर अपने लीलैंड भाई के पीछे भी ये वेटर पड़ा हुआ था तो क्रिस इसको बचाती है। देखते देखते यहाँ पे बॉडीगार्ड्स की पूरी सेना आ जाती है जहाँ इन लोग इन बॉडीगार्ड से बचना है। दूसरे एक्सेल देख लेता है कि डीजे और सैम बच पूछ के भाग रहे हैं। आगे तभी एक्सेल और क्रिस उनकी ओर भागते हैं। दोनों ही एक साथ मिलकर लड़ते हैं ताकि ये जैसे तैसे करके इनको रोक सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और ये लोग उड़ने वाले हैं। जहाँ तभी भाई ये भागते हुए जाकर के इस हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लेता है। ये सब देख करके सैम हेलीकॉप्टर के एआई को कमांड देता है, जो कि वो एआई मानता नहीं है, तो ये गुस्से में उसी पे लात मारता है, जिस वजह से भाई हेलीकॉप्टर के फंक्शन खराब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था लेकिन एक्सेल अपने पैरों से जो है चीजों को थोड़ा संभालता है। दूसरी ओर लीलैंड और डग अपनी गाड़ी के थ्रू हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे हैं। इधर एक्सेल की हालत देख करके लीलैंड अपना ड्रोन भेजता है और जैसे एक्सेल का हाथ छूटता है वो नीचे गिरने वाला था कि तभी इसका ड्रोन इसको बचा लेता है। इधर सैम और डीजे खुश होते हैं कि भाई इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तभी लोग देखते हैं कि भाई ड्रोन से एक्सेल इनके ऊपर फायर करने वाला है। ये लोग वापस से कमांड देते हैं, एआई नहीं मानता तो एक गुस्से में वापस लात मारता है, जिस चक्कर में हेलीकॉप्टर का बैलेंस वापस बिगड़ता है। एक्सेल फिर मौका देखते ही हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और नदी में ही क्रैश होता है। आगे दोनों जैसी बाहर आते हैं भाई एक्सेल गन पकड़ के इनके सामने खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें स्किनर के बारे में क्या पता है। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्सेल पूछता है कि तो फिर उसकी अनाउंसमेंट से पहले ही तुमने ये सारे स्टॉक्स कैसे बेचे? तभी डीजे बताता है कि एक्चुअली में डॉक्टर ट्रिपल नाइन नाम का हैकर वही है और उसी ने इस कंपनी की फाइलों को काफी ज्यादा हैक किया था और ये सारी जानकारी इसने अपने पेंडेंट में स्टोर की थी। एक्सेल इससे पेंडेंट मांगता है, ये मना कर देता है कि तभी भाई सैम उठा के इसको दे देता है, जिसको लेकर के आगे चला जाता है और इन दोनों को यहीं डूबने छोड़ देता है। आगे सभी लोग अपने हेडक्वार्टर्स आते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि भाई सैम और डीजे दोनों को इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया है। दूसरी टीम यही सोचती है कि इनका तो कोई रिलेशन था ही नहीं डॉक्टर स्किनर से। तो एलिना कहती है लेकिन हमें एक क्लू तो मिला कि इनकी पेरेंट कंपनी डेल्टा कंपनी को पहले से पता था कि इनके स्टॉक गिरने वाले हैं। वेल इनकी थ्योरी सच होती है और अब इनका अगला टारगेट डेल्टा कंपनी है, क्योंकि उसने ही हैपना ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स कराए थे। आगे इधर इनको डीजे से जो पेनड्राइव मिली थी उसको एलिना ढूंढ रही थी। तब इस पेनड्राइव में एक आदमी की फोटो मिलती है जिसकी आंखों में काफी सारे स्टार्स के रिफ्लेक्शन थे। आंटी बताती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक ही मकसद है कि हमें स्किनर और डेल्टा कंपनी के बीच का रिलेशन निकालना है। आगे एलिना को एक और बात पता चलती है। उसको पता चलता है कि भाई डेल्टा कंपनी में एक आदमी था जो कि हर हफ्ते साउंड क्लाउड में अपना गाना अपलोड करता है और जब गाने को बजाया गया तो उसमें काफी अजीब सी ही आवाज थी। डग समझ जाता है तो वो कहते हैं कि इस फाइल को डॉक्यूमेंट फॉर्म में खोलो। तब उनको सारी क्लिनिकल ट्रायल्स की लिस्ट पता चल जाती है। इनको समझ नहीं आता कि भाई इतना इंपॉर्टेंट कीमती डॉक्यूमेंट ये लोग म्यूजिक के फॉर्म में साउंड क्लाउड में अपलोड क्यों करेंगे, जहाँ सब लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का डॉक्टर स्किनर को देने के लिए किया गया होगा, क्योंकि इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक ऑडियो फॉर्म में किसी को भेजा गया है। आगे भी ये लोग चले जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने गाना अपलोड किया था। लीलैंड अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है लेकिन वो एंटर नहीं कर पाता क्योंकि सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। दूसरी क्रिस इस पूरी बिल्डिंग को नापती है और कहती है कि हम इसके ऊपर कूद भी नहीं सकते क्योंकि ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। दूसरी ओर डग्स को पता चलता है कि इनकी अंडरग्राउंड पार्किंग भी भाई बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है। अपना एक्सेल भाई सोचता है कि छोड़ो इतना क्या सोचना, सीधा बिल्डिंग के अंदर घुसता हूँ। एक्सेल को ये लोग मना करते हैं लेकिन तब भी भाई अंदर घुसता है और अंदर घुसने से पहले क्रिस को आंख मार के अंदर घुसता है। ये अपने फोन के थ्रू चेकिंग करा करके जैसे लिफ्ट के अंदर जाता है सारे गार्ड्स को पता चल जाता है और ये इसके साथ घुसते हैं।
है। और बस फिर होना क्या था, लिफ्ट के अंदर ही अपना भाई एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है, क्योंकि इनकी कोई स्किल अपने भाई के बराबर की भी नहीं है। तभी ये जो गार्ड लड़की है इसको काफी ज्यादा परेशान करती है, जिस वजह से बाकी गार्ड्स को टाइम मिल जाता है वापस उठ खड़े होने का। तो अपना भाई पहले इसको मारता है, फिर वापस बाकी गार्ड्स को मारता है और आखिर में इस लड़की का मुंह बंद करके लिफ्ट से बाहर आ जाता है। इधर फिर ये प्रेसिडेंट के रूम के अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद ही उसके पीछे अपना फोन रख के कहता है कि मेरे हाथ में गन है, मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा करना है। ये बंदा घबराकर एक्सेल की बात मानते हुए यहाँ के पूरे सिक्योरिटीज को बंद कर देता है, जिससे एलिना को मौका मिलता है कि ये पूरा एरिया हैक कर पाए। और फिर तभी वो उसके सामने हैपना के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाती है। प्रेसिडेंट ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई ये तुम्हें कैसे पता चली। तभी क्रिस बताती है कि ये तुम्हें तो अपलोड करे हैं। प्रेसिडेंट ये सुन के घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। एक्सेल कहता है कि तुम बस हमें डॉक्टर की लोकेशन बता दो। वो कहता है कि यार मैं तुमसे ज्यादा डेस्परेट हूँ, मुझे स्किनर की लोकेशन पहले जाननी है। आगे ये भी बताता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को मैंने ही जो है साउंड क्लाउड में अपलोड किया था म्यूजिक के तौर पे, और अगर मुझे पता होता कि भाई ये स्किनर ऐसा करने वाला तो मैं कभी इस ड्रग को बेचता ही नहीं। तभी लोग इससे पूछते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल का क्या हुआ। ये कहता है कि हमने क्लिनिकल ट्रायल इंसानों से पहले बंदरों पे किया था और एक बंदर तो परसों ही मर गया। उसकी मरते ही उसकी आंखें ऐसी हो गई कि मानो तारों को घूर रहा हो। फिर ये कहते हैं कि मैंने और मेरी कंपनी ने पूरी मेहनत कर ली इसका एंटीडोट बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इफेक्टिव फायदा नहीं मिला है। डॉक्टर स्किनर एक नंबर का शैतान है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर एक्सेल कहते हैं कि हम भी भगवान है जिसको नर्क तक खींचेंगे। जहाँ इन लोगों का प्लान है कि डेल्टा कंपनी झूठ बोलेगी कि हमने इसका क्योर निकाल दिया है, और इस प्लान के बारे में ये आंटी अपने बॉस को बताती है। इससे होगा क्या कि भाई स्किनर अपने आप ही बाहर आ जाएगा। आगे इधर भाई इनके प्लान की एग्जीक्यूशन की भाई यहाँ पे तैयारियां शुरू हो जाती है। वहीं इधर ये सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों को अपनी पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा, कहीं यहाँ पे कोई बग या कोई बॉट तो नहीं छुपा हुआ। और अब एलिना का काम था कि वो स्किनर और उसके हैकर को इस कंपनी की मेन फाइल निकालने से रोके। इधर एलिना बताती है कि डेल्टा कंपनी दो तरह के नेटवर्क यूज करती है। पहला नेटवर्क काफी ज्यादा प्रीमियम है और वो काफी सारी चीजों को छुपाता है। दूसरा नेटवर्क अपने नॉर्मल दिनचर्या के काम के लिए है। कोई भी हैकर इनके मेन नेटवर्क को इजिली हैक नहीं कर सकता, तो तुम लोग भी जब बिल्डिंग के अंदर जाओगे तुम्हें पुराने फोनों का इस्तेमाल करना होगा। आगे एलिना सोचती है कि हैकर को रुझाने के लिए ये लोग इनका मेन नेटवर्क काफी कमजोर करेंगे, ताकि जैसे ही इसको इजीली हैक करे हम उनको पकड़ सके। आगे तो लोग जैसे अंदर आ रहे थे सबको सिक्योरिटी चेक करना पड़ रहा था, लेकिन एक आदमी सिक्योरिटी में फेल हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक गेमिंग कंसोल था। डक्स फिर तभी कहता है कि इस आदमी के बारे में जानकारी निकालो। उसको पता लगता है कि ये MIT का एक प्रोफेसर है, इसका नाम पैट्रिक है और ये डॉक्टर स्किनर का एक कलीग है। डक्स को इस पे शक होता है तो ये इसी की सीट के आसपास बैठता है। इधर डेल्टा कंपनी का प्रेसिडेंट भी तैयार था स्किनर से लड़ने को, तो फिर वो सबको झूठी अनाउंसमेंट करता है कि उन्होंने एंटीडोट ढूंढ लिया है और वो बताता है कि कैसे ये काम करता है। इधर कुछ लोगों को इससे चिढ़ होती है तो एक बंदा उठ करके भाई वॉशरूम जाने लगता है, जिसके ऊपर डग्स निगरानी रख रहा था। दूसरी ओर एलिना को पता चल जाता है कि कोई हैक कर रहा है तो उसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करती है। इधर रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एलिना को पता चलता है कि हैकर बाहर से नहीं बिल्डिंग के अंदर ही काम कर रहा है। इधर ये बूढ़ा जो बाथरूम में गया था काफी ज्यादा वक्त लगाता है। लीलैंड भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाता है, उसको पता लगता है कि इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लोग देखते हैं कि एक आदमी स्टेज के ऊपर भागता हुआ जा रहा है। वो एंटीडोट छीन गए तुरंत अपने आप पे लगा लेता है और हंसता है कि अब वो नहीं मरेगा। गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं तो वो हंसता हुआ कहता है कि अब तुम लोग की मोनोपोली नहीं चलेगी। तभी डक्स उसको कहता है कि ये तो फेक मेडिसिन थी, तुमने फालतू में लगा ली। इधर हमें पता चलता है हैकर है वो एक लड़की है जो कि शांत से रूम में बैठ करके बिल्डिंग की सारी चीजें कंट्रोल कर रही है। आगे इधर एलिना इनके पूरे सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रही थी, जिसे देख करके इस हैकर को भी बहुत मजा आता है। तो ये एसी का टेम्परेचर बढ़ा कर काफी छिड़खानी करने लगती है और 50 पॉइंट से एलिना के ऊपर अटैक करती है। इधर तभी सबको कहती है इनका वॉकी टॉकी पकड़ लो, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये गार्ड फिर एक्सेल को बताता है कि पुराने वॉकी टॉकी में दिक्कत थी तो हमने फिर नया बैच मंगाया था। एलिना अपना प्लान बदलती है, वो कोर नेटवर्क को बचाने के बजाय जो फेक फॉर्मूला था उसको नेटवर्क में ही डाल देती है। इधर इनको मेन हैकर की भी लोकेशन पता चल जाती है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ है। इधर ये आंटी अपने सारे के सारे कनेक्शन लगा करके पाकिस्तानी पुलिस को उसको रोकने को कहती है, लेकिन ये एक वैन में जा रही थी जिस वजह से इनका पता नहीं चल पाता। इधर जैसे ही अपने फेक फॉर्मूले को हैक करती है, इसको पता लगता है कि उसका लैपटॉप हैक हो रहा है, तो वो उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है। इसके बाद एलिना के पास कोई रास्ता बचता नहीं है, वो उसको खो बैठी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बिल्डिंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। इधर एलिना डिप्रेस थी कि तभी उसको कॉल आता है और हमें पता चलता है कि यही वो तीसरी टॉप बेस्ट हैकर है जिसका नाम पॉपकॉर्न विजर्ड है। और उसको कॉल पे बताती कि उसकी क्या क्या कमियां थी जिस वजह से इस हैकर ने इसका एडवांटेज उठाया, और उसको कहती कि अगली बार दोबारा ट्राई करना। वेल अगले दिन सुबह होती है, डग एक पुरानी मैगजीन लेके आता है, जिसे देख के क्रिस कहती है कि तुम अपने दादा की मैगजीन उठा के ले आए क्या। डग कहता है कि इसके अंदर आज से 15 साल पहले की गई MIT की रिसर्च और रिसर्चर के बारे में लिखा है, जहाँ इसमें हम लोग डॉक्टर स्किनर को देख सकते हैं जब वो काफी जवान था। आंटी ये पूरी मैगजीन पढ़ करके इसको एक्सेल को देती है, जहाँ तभी एक्सेल पूछता है कि ये कोई क्लू है क्या। डग बताता है कि उस टाइम की कम्युनिटी अब एक अलग रिलीजन फॉलो करती है, जहाँ सारे लोग अब एक टावर की पूजा करते हैं जिसका नाम है सच्चाई का खंबा। ये नाम सुनती एलिना हिल जाती है, फिर वो डग को कहती है कि तुम अपनी बात पूरी करो। जहाँ डग बताता है कि सारी कम्युनिटी एक्चुअली में भगवान को नहीं एक AI सॉफ्टवेयर को पूछती है। सबको काफी बकवास लगता है कि लोग भगवान के बजाय एक AI सॉफ्टवेयर की पूजा कर रहे हैं। डग बताता है कि ये सारे लोग लोगों से अलग रहते हैं और काफी खुश रहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि स्किनर भी क्या पता वहीं पर हो। एक्सेल कहते हैं कि डॉक्टर स्किनर इतनी घटिया जगह पे तो नहीं रहेगा। आंटी तभी पूछती कि क्या तुम इस जगह के बेस को हैक कर सकती हो। एलिना मना करती है, वो कहती है कि ये जगह काफी आइसोलेटेड है और बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि ये लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम नागा है, और ये मैं इसलिए जान पा रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी जगह पली बड़ी हूँ। ये सब सुनती सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर आंटी कहती है कि अब हमें
हमें क्या करना है। एलिना कहती है कि अगर मैं उधर जाके बोलूं कि मुझे वापस अपना लो तो शायद वो अपना लेंगे। इधर क्रिस और डग सोचते हैं कि वो लोग इसकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो जगह काफी डेंजरस भी हो सकती है। जहाँ पे अब एलिना सोचती है कि वो जो है लीलैंड को अपने साथ लेके जाएगी क्योंकि वो लोग बच्चों को कुछ नहीं करते। वेल आगे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं और उसके बाद ये लोग बीच में गाड़ी रोकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग एलिना और लीलैंड ये दोनों ही अंदर जाएंगे, वहीं बाकी 3 होटल के बाहर इंतजार करेंगे ताकि जैसी स्किनर की इन्फॉर्मेशन मिले वो तुरंत इनको बता सके। आगे एक्सेल लीलैंड को एक फ्लेयर गन भी देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोग टावर ऑफ गॉड पहुंच चुके हैं और सारे लोग इनको घूर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की एलिना को पहचान जाती है जो उसकी बचपन की दोस्त हैना थी। वो उनको फिर सीधा मेन टेंपल लेके जाती है जहाँ उनकी मुलाकात एलिना की मदर कार्ला से होती है। इसकी मॉम से इसकी ज्यादा बात नहीं हुई लेकिन तब भी इसकी मॉम आके इसको गले लगाते हुए कहती है कि मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी, बाहर का एरिया काफी शैतानी और गंदा है। तभी इस कल का लीडर बिली आता है। वो कहता है कि ये तो गॉड एआई की कृपा है जिस वजह से तुम लोग फेस्टिवल में टाइम से आ गए। आगे इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिए जाते हैं क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि बाहर की दुनिया शैतानी और झूठी खबरों से भरी पड़ी है। उसके बाद जब ये लोग सो रहे थे तो लीलैंड अपने दोस्तों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, तो वो बाहर आके बैठ जाता है कि तभी वहाँ पे एलिना भी आती है। ये लोग बात करते हैं कैसे यहाँ पे जामर्स लगे पड़े हैं जिस वजह से सैटेलाइट से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। इधर डग्स आंटी को कॉल करके कहता है कि आप बाकी लोग की भी रिपोर्ट निकालो जो डॉक्टर स्किनर के साथ थे। आंटी इसको कहती है कि संभल के रहना क्योंकि टावर ऑफ गॉड पे एफबीआई की भी नजर है। आगे डग्स और क्रिस दोनों ही उन दोनों के लिए काफी घबराए हुए थे लेकिन अपने भाई को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वही लीलैंड इससे पूछ लेता है कि कार्ला कौन है। वो बताती है कि कार्ला नाम की जो लेडी है वो मेरी मॉम है, मेरी काफी वक्त से उनसे बात नहीं हुई है। इधर का रूल यही है कि आपको अपने खून के रिश्ते भुला करके सबको अपना मानना होता है, इसीलिए उन्होंने मुझसे ज्यादा उस एआई गॉड पे भरोसा किया है और मुझे अपने फादर का नाम भी नहीं पता। वेल अगले दिन सुबह होती है, इसकी दोस्त हैना करके इन दोनों को दिखाती है कि यहाँ पे लोग कैसे खुद से काम करते हैं, हर चीज शुरू से बनाई जाती है। यहाँ पे लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते हैं और उनको बिठा करके खाना खिलाती है। लीलैंड भी उससे बात करते अपने एक्सपीरियंसेस बताता है कि कैसे उसके साथ क्या क्या चीजें हुई है। तभी इनके कल्ट का लीडर आता है। वो पहले प्रार्थना करता है, उसके बाद सब लोग अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं जहाँ भाई लीलैंड की टेबल पे भाई थैनोस की क्रीम पड़ी थी और बेचारे को ना चाहते हुए भी वो चीज खानी पड़ती है। इधर एक्सेल भाई इधर मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं डग्स ने रिसर्च की थी और क्रिस को बताता है कि जो नागा एआई है ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल एआई है। ये इंसानी दिमाग के इमोशंस को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है और यह से 15 साल पहले MIT की रिसर्च में बनाया था। इसका वैसे हमारे मेन मिशन से तो कोई रिलेशन नहीं है लेकिन हमें पहले ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि FBI इसके पीछे पड़ी है। दूसरी ओर ये लोग इधर वैसे ही कर रहे थे जैसे कल्ट कर रहा था। ये लोग भी पूजा कर रहे थे। इनको समझ आया था कि डॉक्टर स्किनर से जुड़ा हुआ इनको कोई क्लू नहीं मिलने वाला है तो उनको अब दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करना होगा और अब इनको जो है उस नागा एआई को ही हैक करना होगा और उनकी सारी बातें दूर से हैना सुन लेती है। आगे जैसी रात होती है ये दोनों ही अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने जाते हैं जहाँ ये लोग बिजली काट देते हैं तो सारे गार्ड्स की नजर वहाँ चली आती है। अपने विस बैंड से लोग एंटर होते ही जैसी कोर फाइल को छेड़ने वाले थे उतने में इनका कल्ट लीडर बिली आ जाता है और हैना ने ऑब्वियसली इस बिली को बता दिया था। आगे तभी कल्ट के सारे लोग इन दोनों को घेर लेते हैं। तभी बिली कहता है कि तुम लोग आज भी इम्प्योर हो, तुम लोगों को फेस्टिवल के दिन प्योर किया जाएगा। आगे आंटी डग्स को रिसर्च देती है और हमें पता चलता है कि जो बिली है ये 15 साल पहले MIT में काम करता था और इसने नागा एआई चोरी कराया वहां से और फिर अपना कल्ट बना दिया। तब एक्सेल कहता है कि ये भी पक्का स्किनर की तरह ही है जो कि दुनिया बर्बाद करना चाहता है। दूसरी ओर लीलैंड और एलिना इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लीलैंड फिर एलिना से पूछते है कि ये फेस्टिवल क्या चीज है। एलिना पूछती है कि मेरे टाइम पे तो ऐसा कोई फेस्टिवल था नहीं लेकिन हाँ मुझे प्योरिफिकेशन का पता है कि एक बार एक आदमी को वहाँ भेज दिया जाए तो कभी वापस नहीं आता। तभी हैना वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम दोनों बुरे इंसान हो, तुम्हारी प्योरिटी ठीक करने के लिए तुम्हें आग में जलाना पड़ेगा। ये बोलते हुए जैसी जाने वाली थी तभी एलिना इसको पकड़े कहती कि तुम अपनी दोस्त को मरते हुए देखोगी। हैना कहती कि मुझे बचपन से ही तुमसे काफी ज्यादा जलन थी, तुम बाहर की दुनिया में चली गई और मैं यहाँ पे अकेले रह करके ऑर्डर फॉलो करती रही। तभी उसके हाथ से बाल्टी फिसलती है और बेचारी गिरती है। एलिना कहती कि तुम हमारी मदद तो कर सकती हो। हैना कहती कि अगर मैं भी बाहर निकली तो कोई मुझे अपनाएगा नहीं। मैं भी पहले यही सोचती थी लेकिन ऐसी बात सच नहीं है, मैं चाहती कि तुम भी मेरे साथ निकलो। लीलैंड कहते हैं कि अगर तुम्हें भी आजाद होना है ना तो मेरे बैग के अंदर जाकर के फ्लेयर गन निकाल दो। वो फिर उतना कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वहां से चली आती है। वेल अगले दिन त्योहार शुरू हो जाता है जहाँ इन दोनों की आंखों में पट्टी बांध दी गई थी और इसका लीडर बिली के कहने पर ही इन दोनों को बांध करके नीचे जलाया जाने वाला है। तभी वहाँ हैना भागते हुए आकर उस फ्लेयर गन को चला देती है। दूर से धुआं देखकर एक्सेल समझ चुका था कि भाई मुसीबत आ चुकी है। तभी वो डग्स और क्रिस को कहता है कि गाड़ी निकाल के स्टार्ट करो। इस तरफ इन बुद्धू को समझ नहीं आता, उनको लगता है इनका भगवान गुस्से में आ गया लेकिन बिली सब समझ चुका था तो उन सभी को कहता है कि भागते हुए टेंपल के अंदर आ जाओ। जहाँ जाते ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन दबा करके चारों तरफ बंद करता है, हर जगह आग लग जाती है और तभी ये कहता है कि मेरे सारे फॉलोअर्स तुम सभी को आज अपनी आत्माएं ईश्वर को देनी है। दूसरी ओर यहाँ पे भाई बाकी लोग आ चुके थे और उनके साथ भाई FBI भी आ चुकी थी। ये तभी इनकी टीम भाई लीलैंड और एलिना को तो बाहर निकाल देती है लेकिन एलिना कहती कि अंदर काफी सारे लोग फंसे पड़े हैं। इधर एक कल्ट लीडर एआई से पूछता है कि मैं क्या करना है, वह दूसरी ओर हीट और धुएं से ये लोग मर रहे होते हैं। इधर FBI फिर पानी का छिड़काव करता है और जैसे तैसे करके उन सभी को बाहर निकालते हैं। इधर एलिना अपनी मॉम को स्ट्रेचर पे जाते हुए देखती है। दूसरी ओर हाना भी स्ट्रेचर में जा रही होती है जिसे देख करके लीलैंड को शुक्रिया करता है। इधर अपना भाई एक्सेल आता है, वो देखता है कि एआई तो पूरा तबाह हो चुका है और फिर वो एआई से पूछता है कि तुम्हारा मेन मकसद क्या था। वो डॉक्टर स्किनर की आवाज में बोलता है कि मेरा काम था इंसानों को मैनिपुलेट करना
ये आंसर अपने भाई को पसंद नहीं आता तो वो उसको गाली दे करके उसकी एक मेमोरी यूनिट लेकर चला जाता है। इधर डक्स फिर इस चीज को एनालाइज करना शुरू करता है। अगले दिन सुबह हम लोग छत पे देखते हैं कि सभी लोग बढ़िया सा खाना बना रहे हैं। बारबेक्यू में काफी मस्त मस्त चीजें फ्राई हो रही हैं। अपने अपने टूटे सामानों को भी ये लोग ठीक कर रहे हैं। जहाँ क्रिस बताती है कि एक्सेल तुम 28 का लगते हैं और डक्स 40 का लगता है। तभी एक्सेल कहता है कि भाई हम दोनों ही 23 साल के हैं। इधर ये लोग बारबेक्यू जैसी जलाने वाले थे तभी एक्सेल अपनी गन का इस्तेमाल करता है जिससे पूरी की पूरी बारबेक्यू जल जाती है और फिर उदास होकर के ये लोग अपने काम में वापस आ जाते हैं। इधर ये लोग अभी भी चिप को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे ये लोग टीवी खोलते हैं इन सभी की न्यूज चैनल पे सेम ही न्यूज थी कि आर्टिक ओशन की बर्फ पिघल चुकी है। इधर तभी एक्सेल उनको एक वीडियो दिखाता है जो कि डॉक्टर स्किनर की थी जब वो यूनाइटेड नेशन गए थे, जहाँ उन्होंने बताया था कि आज से 3 साल बाद जो है आर्टिक ओशन की एक बर्फ पिघल जाएगी। आगे डक्स बताता है कि ऐसे तो इसने वर्ल्ड वॉर 3 भी डिक्लेयर की थी। क्रिस बोलती कहीं ऐसा ना हो कि हैपना ढूंढने से पहले सभी लोग एक दूसरे को वर्ल्ड वॉर 3 में ही मार दे। तभी यहाँ पे आंटी आती है जो कि मीटिंग कराती है। वो मीटिंग में कहती है कि FBI को टावर ऑफ गॉड में कुछ भी नहीं मिला। वो इधर अपना भाई एक्सेल भाई काम ना करने के बजाय बारबेक्यू का सड़ा खाना खा रहा था। इधर सब लोग बैठ करके डॉक्टर स्किनर की वीडियो ध्यान से सुनते हैं जिसमें बताता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान जीने लायक नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं 7th ट्रम्पेट हूँ। इन लोगों को समझ नहीं आता कि 7th ट्रम्पेट कौन है। जहाँ आंटी बताती है कि बुक ऑफ रेलिवेशन में ये लिखा हुआ है कि 7th ट्रम्पेट जजमेंट लाएगा, मतलब इंसानों को उनकी किए की सजा मिलेगी। और अभी फर्स्ट 2, 3, 6 का तो हमें पता ही नहीं कि क्या होगा। उसी टाइम चिप बीप करने लगती है, यानी कि कंप्यूटर ने नागा की सारी मेमोरीज निकाल ली है। इधर ये एक नंबर डिनोट करती है। इस नंबर से लोगों को समझ नहीं आता कि भाई ये नंबर क्या है, किसी का कॉल नंबर है या फिर मैप के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये लोग मैप के कोऑर्डिनेट्स ट्राई करते हैं तो 4 लोकेशन आती है और वो चारों ही समुद्र के पास हैं। इधर लीलैंड बताता है कि ये चारों जगहों पे पहले एक आइलैंड हुआ करता था जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूब गया। तभी एलिना कहती कि मेरी रिसर्च के मुताबिक जब ये चारों आइलैंड डूबने वाले थे उससे पहले ही डॉक्टर स्किनर ने इनको खरीद लिया था। इधर एक्सेल कहता है कि ये सब तो हमें वहां जाके पता चलेगा। इधर ये आंटी अपने मेन बॉस से इन लोगों को जगह जगह लोकेशन भेजने की परमिशन मांग लेती है, जहाँ चारों ही लोग अपनी अपनी लोकेशन में चले आते हैं। लेकिन एलिना यहीं पे बैठ करके इनको संभाल रही थी। अपने डक भाई तो फिलीपीन चले गए जहाँ पानी का लेवल इतना ज्यादा हो रखा है कि वहाँ पे काफी सारी चीजें डूब रही हैं। इसकी कार भी बीच में रुक रही थी तो ये वहाँ के लोकल लोगों से साइन लैंग्वेज की मदद से अपनी जाने का रास्ता पूछता है। इधर अपना एक्सेल भाई मालदीव पहुंच चुका था जो भी ऑलमोस्ट डूबने ही वाला है। तभी उसको बोट वाला मिलता है जिसे बोल करके वो उस लोकेशन पे जाने वाला है। इधर एलिना फिर काफी सारा स्नैक्स ले आती है क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है तो वो रिलैक्स करेगी। वही अपना तीसरा भाई लीलैंड इशिगाकी आइलैंड पहुंचता है जो कि जापान में है। इधर बार बार बोट की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि इसको बोट में जाना है, लेकिन वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आपको कम से कम 10 लोग चाहिए तभी हम बोट लेके जाएंगे। इधर अपनी क्रिस फीजी पहुंच चुकी थी जहाँ उसने एक इलेक्ट्रिक बोट अपने लिए ऑर्डर कर ली। इधर एलिना इन लोगों को यहाँ देख रही थी और ये सभी लोग 10 मिनट में वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्रिस इन सभी से पहले पहुंचती है तो वो सोचती है कि थोड़ा स्कूबा डाइविंग किया जाए। तभी उसके पास काफी रफ्तार में एक और बोट आती है। उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्यों आई है। इधर लीलैंड भी यहाँ पहुंच चुका था और उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलती। इधर लीलैंड दुखी भी होता है कि मिशन पूरा होने के बाद हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। इधर डक्स भी आकर के पानी के अंदर डूबता है। दूसरी ओर क्रिस रियलाइज करती है कि कितने टाइम बाद वो इतना नीला समुद्र देख पा रही है। उसकी बात सुन के उसके दोस्त भी एग्री करते हैं क्योंकि अंदर काफी साफ सफाई है और पानी के बाहर काफी पोल्यूशन है। वो यही सोचते हुए काफी फिलोसफिकल चली जाती है और सोचती है कि अब इंसान मर जाएंगे और ये धरती जिंदा रहेगी। इधर अपने एक्सेल भाई को भी कुछ नहीं मिलता। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि बोट वाले के मुंह पे स्क्रैच आ गया है। बोट वाला बताता है कि एक मछली ने आकर के उसके ऊपर अटैक किया। ये सब चीजें उसके साथ बचपन से चल रही हैं। एक्सेल पूछता है कि तुमने हैपना ली थी। वो कहता है कि बचपन से खरोचे पड़ती रही तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। और फिर वो बताता है कि आज से काफी साल पहले डॉक्टर स्किनर यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ का पूरा आइलैंड लिया और हमें कुछ पैसे दिए और उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे बच पाए। इधर डक्स बाहर आ जाता है। वो एलिना से पूछता है कि बाकी आइलैंड को कितने पैसे मिले। वो बताती है कि स्किनर यहाँ 15 साल पहले आया था। उसने काफी DNA सैंपल्स इकट्ठा करे और वो सारी रिसर्च हागस रिसर्च सेंटर में ही पड़ी रही, लेकिन अब वो सेंटर बंद है। फिर डक्स उसको कहता है कि उस टाइम में जितने रिसर्चर्स थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। इधर एक्सेल लीलैंड और बाकी लोग बात करते हैं कि हमें लगता है कि स्किनर हमें यहाँ पे जानबूझ के बुला रहा है ताकि वो हमें फील करा सके कि दुनिया कैसी लगती है। वही दूसरी ओर आंटी अपने बॉस के साथ एक म्यूजियम जाती है और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि FBI सारी एजेंसी भी स्किनर के पीछे लग पड़ी है और उनका दूसरा टारगेट एक्सेल भी है क्योंकि एक्सेल एक भागा हुआ कैदी है। आंटी कहती है कि कुछ भी करके एक्सेल का नाम हटा क्योंकि वो हमारे इस मिशन के लिए जरूरी है। तभी वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है स्किनर इतना बुरा कैसे बना, क्या उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। आंटी कहती है कि स्किनर शुरुआत से ही काफी सिंसियर रहा है। इनफैक्ट वो आज भी काफी सिंसियर है। वो खुद चाहता है कि हम लोग उसको ढूंढे। मुझे नहीं लगता कभी इंसानियत का खात्मा इस तरीके से करेगा। तभी बॉस ही सुनकर कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम्हारी बातें सच निकले। इधर एलिना ने हागस रिसर्च सेंटर के रिसर्चर्स की लिस्ट निकाल ली थी जिसमें आंटी का भी नाम शामिल था। वहीं इधर क्रिस के वहाँ पे रात हो रही थी। वो तभी देखती कि काफी सारे लोग आसपास मौजूद हो चुके हैं। वो तब भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसके रास्ते में एक अलग बॉयकट वाली लड़की आती है जो पीछे से उसको अलेक्जेंडर नाम बुला करके मुस्कुराती है। इधर ये सारे लोग अपने बेस में वापस आ चुके थे। लीलैंड सबसे आखिरी में आता है। फिर वो तभी पूछता है कि क्रिस कहाँ पर है। आंटी इस बारे में कुछ बताने वाली थी। उससे पहले एलिना कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली थी, लेकिन तभी उससे पहले भाई डक्स भी उसको रोक लेता है। वो स्क्रीन में दिखाता है कि आंटी आप भी रिसर्च में शामिल थी, आपका इस बारे में क्या कहना है। ये आंटी कहती है कि मुझे पता था मेरा बीता कल मेरे मुंह के सामने आएगा, जहाँ उनको पूरी स्टोरी बताती है कि हैपना की डेवलपमेंट में वो भी साथ थी और वो और स्किनर दोस्त थे। लेकिन जैसी हैपना बनी स्किनर गायब हो गया, जिस वजह से उसने सेंटर छोड़ दिया और
3 साल बाद जब स्किनर आया तो ये शौक हो गया और इसने सोच लिया कि इंसानियत को बचाएगी। तभी डक्स पूछता है कि अब आप किसके लिए काम करती हैं। वो बताती है कि वो NSA के लिए काम करती है क्योंकि वो इस रिसर्च में शामिल थी। इधर फिर ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि क्रिस कहाँ पर है। इधर तभी हम यहाँ पे एक ऑयल रैक देखते हैं जिसके अंदर क्रिस बंधी पड़ी है। वहाँ पे तभी एक रशियन बंदा आकर के इसको बहुत पीटता है। तभी टॉम बॉय टाइप की लड़की आती है और फिर ये कहती है कि रुको, मैं इसको अपने हाथ से मारूंगी क्योंकि इसने हमारी टीम छोड़ी। इधर इन लोग को क्रिस के ब्रेसलेट के थ्रू उसकी लोकेशन मिल जाती है। आंटी पहले समझ चुकी थी कि ये पक्का रशियंस के हाथों लग गई है क्योंकि वहाँ पे रशियन इंटेलिजेंस का बेस है। तब वो उनको समझाती है कि क्रिस पहले रशियन इंटेलिजेंस में ही काम करती थी, लेकिन तभी उसने वो चीज छोड़ दी और उसके बाद वो अमेरिका आ गई। उसने अपना नाम भी बदला और प्लास्टिक सर्जरी भी कराई। और आखिर में आंटी बताती कि क्रिस के ब्रेसलेट में एक चिप लगी हुई है कि अगर वो 3 दिन से ज्यादा तक हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं रही तो वो अपने आप ही फट जाएगी। इधर टॉम बॉय बताती कि तुम कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी क्यों ना करा लो, तुम्हारी आंखें मैं देख ही लेती हूँ। मैं तो शॉक हो गई थी जब मुझे पता चला कि एयरपोर्ट एक्सीडेंट में तुम आज से 3 साल पहले मर गई। जहाँ फिर वो फैसला कर लेती है कि वो इसको धीमी और दर्दनाक मौत देगी ताकि कोई भी इसको बचाने ना आ पाए। ये तभी एक्सेल बात करता है कि वो क्रिस को बचाने जाएगा। आंटी कहती है कि ये मौत के मुंह में जाने के बराबर है। तभी सारी टीम फिर एक्सेल के पीछे जाती है और डक्स जाते हुए कहते हैं कि अगर आपको चीज गलत लगती है तो हम सभी को मार दो। इधर ये क्रिस से पूछ रही होती है कि बताओ स्किनर की लोकेशन कहाँ पर है। तो क्रिस कहती है कि हम भी वही ढूंढ रहे हैं। तभी उसका रशियन साथी बाहर जाता है और कहते हैं कि हमें इंटेलिजेंस को बता देना चाहिए। जहाँ ये अभी उसको मना करती है और उसके बाद ये बंदा अंदर जाता है और क्रिस की वापस पिटाई करता है। इधर ये सभी लोग नॉर्वे के एयरपोर्ट आ जाते हैं। मौसम खराब होने के कारण इनकी फ्लाइट डिले हो चुकी थी और 2 दिन हो चुके थे और अब इनके पास सिर्फ आखिरी दिन बचा है। तभी आंटी का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने यूरोपियन गवर्नमेंट से बात करी है ताकि वो तुम लोगों को हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुंचा देंगी और एलिना के लिए एक सेफ जगह भी देंगी उसके काम के लिए। जहाँ आगे वो लोग रिसर्च सेंटर जाते हैं जो कि ऑयल स्टेशन से थोड़ा ही दूर है। वहीं दूसरी ओर ये सारे लोग भी शिप लेकर के उधर पहुंच चुके थे और इन्होंने अपनी शिप को एक बर्फ के टीले जैसा बना रखा था। इधर ये बंदा भाई भर भर के क्रिस को पीटा जा रहा था। जहाँ तभी क्रिस कहती है कि तुम कमजोर मर्द हो इसलिए बंधी हुई लड़की को मार रहे हो। इधर बाहर की तरफ लीलैंड ने अपनी ड्रोन वाली चिड़िया भेजी हुई थी जिसको देख करके वो बताता है कि भाई बाहर की तरफ 6 रशियन सोल्जर्स हैं। इधर ये लोग फिर प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्सेल चुपके से किसी कोने वाली जगह में पहुंच जाता है। वहीं डक्स का काम था कि वो शिप से उनका ध्यान भटकाए। इधर अपना भाई एक्सेल अंदर जाता है और अपने ब्रेसलेट के थ्रू भाई इनको पूरा कंट्रोल दे देता है। इधर ये बंदा सोच लेता है कि बॉस हो चाहे भाड़ में मैं अभी इसकी जान ले लूंगा, लेकिन तभी इनकी बॉस का कॉल आता है और वो कहती है कि बाहर की तरफ एक अननोन शिप आ रखी है। ये आदमी कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं इससे थोड़ा निपटता हूँ। वहीं इधर अपना एक्सेल भाई मेन सेंटर के अंदर पहुंच करके भाई पूरा डाटा लोकेशन दे देता है। इधर तभी वो देखते हैं कि एक शिप आई और वो ऑयल रिग में ठुक गई, जिस वजह से थोड़ा सा बैलेंस हिला और उसके बाद फिर ये आदमी क्रिस को वापस मारने लगा। लेकिन मौका दिखती है इसके अंदर की ब्लैक विडो जागी और उसने इसको पीटना शुरू कर दिया। आगे खुद को छुड़ा के आगे भागने की कोशिश करती है और कैब में से एलिना पूरी चीज देख करके एक्सेल को बताती है और अपना एक्सेल भाई स्पाइडरमैन की तरह इधर से उधर कूद के उसके पास जा रहा था। जहाँ रास्ते में अपना भाई काफी सारे रशियन सोल्जर्स को मारता है और बाहर की तरफ डग उसको सपोर्ट देता हुआ भाई बाहर के सोल्जर्स पे हमला करता है। इसी दौरान एक सोल्जर को लीलैंड की लोकेशन दिख जाती है। इधर तभी एक्सेल को ये सब करता हुआ देखकर एक आदमी रुकता है और तभी उसके पीछे रॉड मारता है। अपना एक्सेल भाई पकड़ा गया था। 2 लोगों ने उसके ऊपर गन तान दी थी, जिसे देख करके लीलैंड अपना पूरा ड्रोन ला करके एक बंदे के ऊपर क्रैश कराता है। इस डिस्ट्रैक्शन से अपना एक्सेल भाई उससे लड़ता है। वहीं दूसरी ओर सोल्जर्स लीलैंड की लोकेशन को तबाह कर देते हैं और मौका मिलते ही पानी में डूब जाता है कि तभी डग आकर के अपनी शिप से उसको बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि एक्सेल ने जैसे जैसे करके उस आदमी से पीछे छुड़ा लिया था कि तभी वो क्रिस के पास जाता है। उसको देखते ही क्रिस को नींद आने लगती है। जहाँ अपना एक्सेल भाई उसको उठा के बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो। वो कहती है कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। ऐसा मत सोचो, हमें तुम्हारी बीते कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की जो क्रिस है मैं उसको लेने आया हूँ। वहाँ पे सोल्जर्स बढ़ चुके थे तो एक्सेल कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं सोल्जर्स को मार के आता हूँ। दूसरी ओर भाई ये इनकी बॉस आ चुकी होती है और कहती है कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें मारना चाहती थी। इधर क्रिस कहती है कि मैंने भले कितनी सर्जरीज क्यों ना करा ली हो, लेकिन आज भी मेरा दिल सेम ही है। मैं उस इंसान के हाथों मरने के लिए तैयार हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही भाई ये लड़की भी रोने लगती है और उससे कहती है कि क्यों तुमने ऐसा करा। आगे क्रिस बताती है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो विक्टिम की लिस्ट में मेरा भी नाम डाल दिया गया था। मुझे लगा कि बेस्ट तरीका है ऑर्गेनाइजेशन से बचकर एक नॉर्मल लाइफ जीने का। इसकी बॉस कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताई थी तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें भी मार देती। इधर ये आदमी बच जाता है। वो दूर से क्रिस और इस बॉस को देखता है। तभी वो भागता उनके पास आके कहता है कि धोखेबाजों की एक ही सजा है, वो है मौत, और वो फायरिंग कर देता है। इधर इसकी बॉस मर जाती है और जैसे क्रिस के ऊपर फायरिंग करने वाला था एक्सेल आके उस पर अटैक करता है। इधर एलिना ने कंट्रोल खो दिया था। वो एक्सेल को कहती है कि क्रिस को लेकर के बाहर निकलो वरना वहाँ पे धमाका हो जाएगा। इधर क्रिस काफी रोती है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मरता हुआ देख लिया था। जहाँ मौका मिलते भैया एक्सेल क्रिस को उठाकर पानी में कूद जाता है। इधर डग और लीलैंड अपनी बोट से आते हैं लेकिन उनको ये दोनों नहीं मिलते। इधर पानी में डूबते हुए अपने एक्सेल को एक मिसाइल सी मिलती है जिसको एक्टिवेट करके सीधा बाहर आता है। वेल दोस्तों, इसी तरह इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। ये लोग क्रिस को भी बचा लेते हैं लेकिन क्रिस की आंखों में अभी भी वो दुख था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इधर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद क्रिस भी उठ चुकी है, उसके घाव अभी भी भर रहे हैं और एलिना उसके पास ही है। इधर एक्सेल और डग्स गाड़ी के अंदर सब्जी लेने गए थे जहाँ सभी डिवाइसेस बंद कर देता है और एक्सेल को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। जहाँ एक्सेल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर हम स्किनर को पकड़ पाया, हम स्किनर को नहीं भी पकड़ पाया तो हमारी इस टीम का क्या होगा। जहाँ एक्सेल कहता है कि मुझे लगता है कि या तो हमें अलग यूनिट बनाया जाएगा या तो हमें जेल में डाला जाएगा क्योंकि हमें बड़े लोगों के बारे में काफी चीजें पता चल चुकी हैं। वेल इधर उनकी बात सच निकलती है। काफी सारे हायर अप
डब्स और काउंसिल्स यही मीटिंग में फैसला करते हैं कि भाई इस टीम का क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टीम ने स्किनर को बचाने या ढूंढने के बजाय सबसे ज्यादा नुकसान करा है। वो बताते हैं कि उनके कैसे कैसे इंसिडेंट में काफी ज्यादा तोड़ फोड़ नुकसान हुआ है। कुछ लोग काफी गुस्से में थे कि इस टीम को तोड़ देना चाहिए, वहीं कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। इधर ये आंटी और इसका बॉस भी कुछ नहीं कर पाता। तभी एक आदमी कहता है कि हमें पहले इस चीज के ऊपर टेस्ट करना चाहिए। उस टेस्ट के लिए वो लीलैंड को यहाँ पे लेके आता है। तभी ये लोग लीलैंड से पूछते हैं कि तुम्हारा जो लेटेस्ट मिशन था वो स्किनर से जुड़ा था। लीलैंड कहते हैं कि हमारा लेटेस्ट मिशन डॉक्टर स्किनर से जुड़ा नहीं था, हमारा काम था कि हम अपनी पार्टनर क्रिस को बचाएंगे। इधर काउंसिल थोड़ा और घबरा जाती है क्योंकि क्रिस एक रशियन स्पाई थी और उनको लगता है कि उनकी कंट्री को इससे खतरा हो सकता है। इधर फिर ये आदमी लीलैंड से कहता है कि तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। लीलैंड कहता है कि इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर स्किनर को ढूंढना है। तभी पूरी काउंसिल उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि इतना तो कंफर्म है कि तुम्हारी टीम ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है जिसके लिए तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। जब तक वो लोग लीलैंड और उसकी टीम के ऊपर कोई कार्रवाई करने वाले थे कि तभी एक आदमी आकर के कहता है कि स्किनर ने एक नई वीडियो जारी करी है। उस वीडियो में स्किनर बताता है कि मेरी पुरानी वीडियो को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक किसी भी सरकार को शर्म नहीं आई है कि वो मुझे ढूंढ पाए, उसके वजह ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। फिर डॉक्टर स्किनर सबसे शॉकिंग बात करता है। वो कहता है कि अब से 10 दिन बाद जिसने पहली हैपना ली थी वो मरने वाला है, यानी कि मैंने एंटीडोट नहीं लिया है, तो तुम लोग के पास सिर्फ 10 दिन है। अगर तुमने 10 दिन में मुझे नहीं ढूंढा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसकी वीडियो देखने के बाद आंटी का जो बॉस था वो खड़े होकर कहता है कि हमें यहाँ पे बेवकूफों की तरह काउंसिल मीटिंग नहीं करनी चाहिए, उल्टा हमें ढूंढना चाहिए और मेरी टीम इस मामले में बेस्ट है। काउंसिल फिर कहती है कि 10 दिनों की तो बात है, ठीक है हम तुम्हारी टीम को 10 दिन का वक्त और देते हैं क्योंकि उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं होगा। इधर ये चालाक काउंसिल मेंबर मन में सोच के बैठा हुआ था कि वो एक्सेल को पकड़ के रहेगा। इधर लीलैंड आंटी के बॉस से मिलता है, जहाँ आंटी कहती है लीलैंड से कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया होता तो तुम्हारी रेल लग जाती। आगे आंटी का बॉस कहता है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मैं लीलैंड के डैड को जानता हूँ, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। वहीं दूसरी ओर ये चारों मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि यार अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें तो कोई सुराग भी नहीं मिला। इधर तभी एलिना एक कैप्सूल उसके पास रखती है। डग्स कहता है कि क्या है, तो वो कहती है कि जब हम लोग डॉक्टर स्किनर का घर छान रहे थे तो उनके कारपेट के नीचे पड़ी हुई मिली। इधर लीलैंड वहां पहुंच जाता है लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि कैसे अपने दोस्तों से मिलेगा। इधर हम इसी आदमी को देखते हैं जिसने एक असैसिन हायर कर लिया होता है अपने एक्सेल के लिए। तभी अपने चार्जेस बताता है कि वो $30 मिलियन लेगा। तभी आदमी कहता है कि मैं इतने पैसे क्यों दूं, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। असैसिन कहता है कि ठीक है तुम्हें टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लेना, लेकिन उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। वो लोग कहते हैं कि ठीक है टेस्ट लेने के बाद हम तुम्हें पूरी पेमेंट करेंगे। जहाँ फिर वो उनको एक लोकेशन बताता है जहाँ स्किनर ने फिर अपनी आर्मी उनकी तरफ भेज दी थी। जहाँ इनका पहला मिशन था कि लोग सोरियो को पकड़ने जाएंगे, उसके बाद एक्सेल पे ध्यान देंगे। वो लोग उधर जाते हैं, सोरियो उनको देख लेता है कि तभी उनकी वहाँ पे लड़ाई होती है और देखते देखते भाई ये सोरियो पूरी की पूरी आर्मी को वही मार देता है। ये असैसिन आके देखता है कि भाई इसने पूरी टोली मार दी है, तो वो उसकी वीडियो बना के स्किनर को भेज देता है। ये देख करके भाई स्किनर जो है इसको $30 मिलियन दे करके एक्सेल की फोटो भेजता है और अब ये लोग चाहते हैं ये लोग सोरियो का इस्तेमाल करके एक्सेल को पकड़े। इधर हम देखते हैं कि 6 दिन और बचे हुए हैं। लोगों के अंदर काफी घबराहट हो रखी है जिस वजह से कुछ लोग को इतनी तेज बीमारी पड़ी कि काफी सारे हॉस्पिटल भर चुके हैं। गवर्नमेंट लोगों से कह रही है कि तुम लोगों को वैसे भी मरना है तो अपने घर पे रहकर ही मरो। इधर बेस में ये लोग उसी पिल को जो है रिसर्च करते हैं और उनको पता लगता है कि ये कोई एंटी मेडिसिन नहीं है, ये बस एक खून का धब्का रोकने वाली दवाई है। ये तभी यूज किया जाता है जब कोई आदमी आर्टिफिशियल दिल लेके घूम रहा हो। आंटी कहती है कि मुझे याद नहीं है स्किनर के पास कोई आर्टिफिशियल दिल था, लेकिन हो सकता है इन 3 सालों में उसने कुछ करा हो। एलिना आज से 3 साल की सारी लिस्ट निकालती है लेकिन उनको स्किनर का नाम नहीं मिलता। डग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्किनर ने कोई अंडरग्राउंड हार्ट सर्जन को अपने साथ बुलाया हो। क्रिस कहती है कि ये सब बेवकूफ वाली बातें मत करो, ये सब एनिमे में होता है। तभी आंटी कहती है कि नहीं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जो कि महंगी फीस चार्ज करते हैं ताकि पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक ना हो। ये सुनते ही लीलैंड कोट पहनता है, उसको देख करके लग रहा था कि ये काफी रिच फैमिली का होगा। जहाँ तभी वो एक्सेल और डग्स को बुलाता है और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक सीक्रेट हॉस्पिटल चलना है। आगे इनको काफी शाही रॉयल एरिया में लेके जाता है और हमें पता चलता है कि लीलैंड का ये पूरा पैलेस है और कहीं लीलैंड बैटमैन तो नहीं। जहाँ इनको पता लगता है कि भाई अपना लीलैंड काफी रिच फैमिली में से है जिनके बारे में लोगों को ज्यादा कानो कान खबर नहीं होती। तब यहाँ पे लीलैंड की बहन इजाबेला आती है। वो इसको कहती है कि तुम 4 साल से गायब थे, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने काफी चीजें खराब करी हैं। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी भूल गई थी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो हमारे सीक्रेट हीलिंग मेंबर्स से मिल सके। वो गुस्से में फिर कहती है कि ये तो पेट्रियार की सोच है, वरना ये पूरी संपत्ति तुम जैसे गधे को कभी नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं डिजर्व करती हूँ। लीलैंड कहते हैं कि काम करो ना, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हें इसमें से थोड़ा हिस्सा मिल जाए। तभी गुस्से में उसके मुंह पे तकिया मारती और कहती है कि कोई मर्द मेरे लायक नहीं है। फिर वो गुस्से में आकर उसके मुंह पे चाटा मार के कहती है कि तुमने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं और अगर तुम्हें मुझसे कोई भी और किसी भी तरह का फेवर चाहिए तो तुम्हें यहाँ का राजा बनना होगा। लीलैंड कहता है कि तुम मुझे कीड़े की तरह ट्रीट कर रही हो, डैड और बड़े भाई के मरने के बाद ये सारी चीजें मैं संभालूं। फिर हमें पता चलता है कि लीलैंड तो भाई अडॉप्टेड है, ये एक्चुअल बेटा नहीं है। तभी उसकी बहन कहती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अडॉप्टेड हो या नहीं हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए तुम्हें सारी चीजें अब संभालनी पड़ेगी। इधर एक्सेल फिर डग से पूछता है कि लीलैंड ने हमें बुलाया क्यों है यहाँ पे। वो कहते हैं कि हो सकता है उसने अपनी अमीरी दिखाने बुलाया हो। इधर उनका बटलर भी आके कहता है कि प्रिंस आपकी वजह से प्रिंसेस ने बहुत कुछ सहा है। इधर एक्सेल और डगलस जैसे निकलने वाले थे तभी प्रिंसेस वापस आती है। इधर इजाबेला आकर के इसको कहती है कि ठीक है तुम्हें जो भी फेवर चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये रहेगी कि तुम पूरा 1 हफ्ता मेरे साथ ही रहोगे क्योंकि तुम ही वो आखिरी इंसान बचे हो जिसको मैं परिवार बोल सकती हूँ। लीलैंड उसका ऑफर एक्सेप्ट करके कहता है कि ठीक है मैं अगले संडे तुमसे मिलने आ जाऊंगा। इजाबेला कहती है कि अगले संडे, तब तक तो सारे लोग मर जाएंगे। लीलैंड बताता है कि मुझे डॉक्टर स्किनर को रोकने के लिए अपने सीक्रेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और मुझ पर भरोसा करो। इजाबेला उसकी बात मान के इसको हॉस्पिटल का रास्ता देती है। इधर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल आते ही वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उनको देखती है, अपने सारे प्लान्स कैंसिल करती है। जहाँ ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर स्किनर ने यहाँ पे आकर के अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, उसने कोई आर्टिफिशियल हार्ट लगाया था। वो रिकॉर्ड देख के कहती है कि हाँ ऐसा उसने कुछ कराया था, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे कभी नहीं आया और उसने अपने हार्ट को भी एनक्रिप्ट कर दिया। और उसके बाद वो उनको एक पेन ड्राइव देती है और कहती है हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी से अपना दिल मॉनिटर करा रहा हो। बस होना क्या था, उनको वो चीज मिल चुकी थी। जैसे निकलने वाले थे, डॉक्टर लीलैंड से कहती है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी भली उतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन तुम जिंदा हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। दूसरी तरफ इस आंटी का बॉस इसको आज से काफी टाइम पहले हुए एक टेररिस्ट अटैक की वीडियो दिखाता है और उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर स्किनर वहाँ पे मौजूद था। जैसी पुलिस को उस वीडियो में इस बारे में पता लगा कि तभी वहाँ पे पुलिस ने डॉक्टर स्किनर को घेर लिया था। उस वक्त उसके बैग में एक हैपना का प्रोटोटाइप था और गोली लगने के कारण वो प्रोटोटाइप बैग से बाहर निकलने लगा। उसके धुएं से फिर काफी सारे सिविलियन और पूरे सोल्जर्स मारे गए थे। वीडियो वहीं से कट हो जाती है, लेकिन इतना कंफर्म था कि उस इंसिडेंट से वो बच गया और उस हादसे के बाद से डॉक्टर स्किनर की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई। फिर उसका बॉस उसको बताता है कि उस हादसे के 6 महीने बाद हैपना का प्रोटोटाइप वापस मिला और वो प्रोटोटाइप इस बार उसी जेल के अंदर था जिस जेल में एक्सेल भी मौजूद था। और ऐसा माना जाता है कि जेल के कैदियों के ऊपर इस दवाई का टेस्ट हो रहा था और मानो या ना मानो एक्सेल के ऊपर भी इस दवाई का टेस्ट हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और ये सब बस जेल का डॉक्टर ही बता सकता है। इधर बेस पे पहुंचते ही भाई एक्सेल लीलैंड का शुक्रिया करता है और लीलैंड कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। एक्सेल कहता है कि टेंशन मतलब हमें शुरुआत से पता था कि तुम एक स्पाई हो। इनको जो पेन ड्राइव हॉस्पिटल से मिली थी वो लोग एलिना को देते हैं। एलिना फाइनली उस जगह की लोकेशन निकाल देती है जहाँ से ये हार्ट मॉनिटर हो रहा है। इधर तभी अपने भाई एक्सेल को आंटी का कॉल आता है। वो कहती है कि जल्दी से उस जेल के डॉक्टर को ढूंढो जिस जेल में तुम थे। ये सुनते अपना भाई गाड़ी निकाल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर डग और एलिना को पता चल चुका था कि ये जगह पाकिस्तान है जहाँ पे इस पॉपकॉर्न हैकर का भी बेस है। डग कहता है कि मैं पाकिस्तानी लोकल पुलिस से बात करूँ क्या? वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हैकर तुरंत भाग जाएगी। जहाँ ये दोनों फैसला करते हैं कि इनका लास्ट चांस है तो उनको पूरा रिस्क लेना होगा। वह इधर आंटी एक्सेल को सारी बात बताती है और कहती है कि ये टेस्ट तुम पे भी होने वाला था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम जेल से भाग गए हो इसलिए तुम्हें पता ना हो, क्योंकि तुम्हारे बाकी साथी फिर वहीं पे मर गए थे। वहीं दूसरी तरफ ये जो सोरियो असैसिन है ये भी तैयार था एक्सेल को मारने के लिए। जहाँ ये तभी ब्रिज से कूदता है और एक धमाका करता है जिस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ अपनी रिसर्च के लिए डग और एलिना पाकिस्तान पहुंच चुके थे। इधर ये लोग देखते हैं कि अभी तक वो हैकर अपनी जगह से निकली नहीं है और अपनी एलिना की शक्ल लाल हो रही है। इधर इनको लगता है कि इस हैपना दवाई का कोई सिम्टम तो नहीं शुरू हो गया। तभी वो लोग देखते हैं कि हैकर अपनी जगह से निकलने लगी है। इधर ये आंटी क्रिस और लीलैंड को बताती है कि गवर्नमेंट ग्रुप इनसॉम भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये लोग पक्का डग और एलिना को रोकने के चक्कर में है। हो सकता है गवर्नमेंट की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो ये चाहते ना हो कि डग और एलिना को पता चले। अब वे आंटी जाने से पहले लीलैंड को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि यहाँ पे जो आदमी आएगा उसकी चिट्ठी दे देना। इधर एक्सेल भाई को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तभी दूर से सोरियो उसको देख करके सीधा उसकी गाड़ी के ऊपर कूद करके फायरिंग शुरू करता है। वो तो भाई शुक्र हो इसका विंडशील्ड बुलेट प्रूफ है, वरना अभी तक ये खत्म हो चुका होता। ये देखती एक्सेल गाड़ी को तेज भगाता है जिसकी स्पीड से भाई सोरियो नीचे गिरता है। एक्सेल फिर मौका मिलती है ट्रैफिक के बीच में भागने लगता है। ये देखते ही भाई ये बंदा चलती कारों के बीच में बम फोड़ देता है और उसके बाद फिर ये दोनों ही ब्रिज के कोने में आ जाते हैं। और जैसे अपने भाई को गोली मारने वाला था कि तभी अपना भाई ब्रिज से नीचे कूद करके एक ट्रक पे चढ़ जाता है और तब इन दोनों की यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। इधर ये आंटी इनसॉम के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी थी ताकि वो शीनर से बात कर पाए। तभी यहाँ पे इस आंटी का बॉस आता है और फिर बॉस को लीलैंड ये चिट्ठी दे देता है। इधर ये दोनों ही दूसरे ट्रक में थे कि तभी ये बंदा अपने एक्सेल के ऊपर बम फेंकता है और बम के तुरंत फटते ही अपना एक्सेल दूसरी ट्रक में चला जाता है और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। आगे दोनों ही फिर बिलबोर्ड के ऊपर लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर इधर आंटी इस आदमी को कहती है कि अपनी टीम वालों को बोलो कि वो लोग दूर रहे। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तभी कहती है कि मुझे पता है ना कि तुमने हैपना के प्रोटोटाइप्स को कहाँ मासूम लोगों पे यूज करा है। मुझे पता है तुम लोग एक्सेल के पीछे पड़े हुए हो क्योंकि वही इकलौता प्रूफ बचा है तुम्हारी इस गंदी हरकतों का। तभी ये शिजनर नाम का गाय जो अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि जाकर कुछ चेक करके आओ और फिर इस आंटी के पास कहता है कि मुझे नहीं पता कौन सी झूठी बातें बोल रही हो, मैं तो खुद चाहता हूँ कि एक्सेल काफी लंबी और अच्छी उम्र जिए ताकि तुम्हारे घटिया प्लान में तुम्हारी हेल्प करे। तभी आंटी समझ जाती है कि एक्सेल के साथ कुछ ना कुछ तो करने वाला है। उसके बाद शिजनर सोचता है कि वो इस आंटी को यहीं पकड़ेगा। इधर इसका बॉस पर लेटर पढ़ता है और समझ जाता है कि ये उनसे लड़ने गई है और इसको पक्का पकड़ लिया गया है। इधर क्रिस और लीलैंड आंटी के बॉस से पूछते कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब तक वो उनको बता पाता तब तक उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हाईवे के बीचों बीच में काफी बम धमाके हो रहे हैं और 2 लोग लड़ रहे हैं। उस क्लिप्स में हम लोग एक्सेल को साफ देख सकते हैं और डाटा में पता नहीं चल रहा है कि ये अटैकर कौन है। बॉस समझ जाता है कि पक्का कोई अटैकर है, इसको सिजनर ने हायर किया है ताकि एक्सेल को मार दे। आगे लोग पाकिस्तान के किसी गाँव वाले इलाके में जाते हैं क्योंकि वहाँ से 20 मिनट दूरी पर वो हैकर है। तभी तक पूछ लेता है कि अगर हम लोगों ने स्किनर को ढूंढ के इंसानियत बचा ली तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं भर भर के मैकडॉनल्ड के बर्गर खाऊंगी और डक कहते हैं कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी वो लोग देखते हैं कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। जहाँ डक तैयार था अपनी रिवॉल्वर निकाल के उस पर अटैक करने को। दूसरी तरफ बॉस किसको कहता है कि तुम्हें जो हथियार चाहिए करो लेकिन एक्सेल को बचा के रहना और उसके बाद तुम्हें आंटी को भी बचाना है। दूसरे लीलैंड का काम था कि वो यहीं पर ही रह के सारी चीजें संभालेगा। इधर बाहर आते हैं तो गाड़ी में से 4 लोग निकलते हैं और वो लोग जैसे एलिना की तलाश करते हैं वो देखते हैं कि एलिना गायब हो चुकी है। तभी ये लोग डक को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और तभी वो देखते हैं कि भाई एलिना छोटे स्कूटर से वहाँ जा रही है। तो ये लोग अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। डक उनकी गाड़ी के बीच में भी आता है लेकिन उसको धक्का देके साइड करते हैं तो डक अपनी बंदूक से उनके टायर ब्लास्ट कर देता है। इधर मिशन पूरा करना था तो एलिना आगे जाते हुए एक छोटे से टाउन में आती है लेकिन उसको फिर आगे
रास्ता नहीं मिलता है। वो सर्च करती है कि तभी उसके साइड में से चमचमाती वैन निकलती है और समझ चुकी थी कि यही वो हैकर है। जैसे ही ट्रक रुकता है, ये हैकर देखती है कि एलिना हाफते वहीं बेहोश होकर गिर गई। इधर अपना भाई एक्सेल सोरियो से बच के भाग ही रहा था कि तभी वो अपने डैगर से इसका बैलेंस खराब कर देता है, जिस वजह से ट्रेन में आकर बच जाता है। इसने ट्रेन पकड़ी हुई थी तो सोरियो उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकता है, जिसको अपना भाई लात मार के उसी के ऊपर फेंकता है। ब्लास्ट इतना तेज था कि अपना भाई नीचे किसी बोट में गिरता है। उस बोट में सोरियो भी आ चुका था और ये दोनों ही अपना अपना हथियार लेके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते दौरान वो एक्सेल का लॉकेट देखता है, जिसे देख करके उसको अपने बचपन की कोई याद आती है। तभी उसको दूर करके पूछता है कि तुम्हारे पास चाम कहाँ से आया। तभी उनकी बोट जो है सी पोस्ट से टकराती है, जहाँ अपना भाई मौका मिलती है चाकू के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सोरियो की मेमोरीज बार बार उसको हॉन्ट कर रही थी, जिस वजह से वो वहीं रुक जाता है। उसको एक चाइनीज माइथोलॉजी याद आती है, जहाँ पे हंडन नाम की एक बर्ड थी जिसकी कोई शक्ल नहीं थी और लोग उसके पीछे उसको मारने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी उसके बारे में कुछ पता न चला। इधर क्रिस एक्सेल की मदद के लिए यहाँ आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर एक्सेल और ये सोरियो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। एक के पैर में लगती है तो दूसरे के पेट में लगती है। और इधर सोरियो को मतलब नहीं था, वो बस ये चाहता था कि ये स्टोरी पूरी कैसे हुई थी। वो उससे कहता है कि जो चाइनीज स्टोरी थी वो पूरी कैसे हुई है, मुझे बताओ एक्सेल। लेकिन तभी क्रिस उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। ये देखते ही समुद्र में डुबकी मार लेता है और तभी भागते जाकर के समुद्र में ही गोलियां मार रही होती है। फिर ये देखती है कि भाई एक्सेल के तो भाला आर पार हो चुका है। जहाँ लीलैंड की मदद से इनको सुपर प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। डॉक्टर हैरान थी कि भाई इतना खून बहने के बावजूद भी आदमी सर्वाइव कर गया है। आगे इधर एलिना की आंख खुलती है। हैकर काफी खुश थी कि फाइनली इसने इसको ढूंढ लिया है। जहाँ हैकर बताती कि उसका नाम लिन है और वो फिर इसको इसका ब्रेसलेट देती है। ये तभी चेक करती कि डग जिंदा है या नहीं, जहाँ में पता चलता है कि डग को जो है इंसॉम फैसिलिटी में रख लिया गया है, जिससे डग यही सोचता है कि फिलहाल मैं यहीं पे रहता हूँ ताकि मेरा मिशन पूरा होता रहे। आगे इधर बॉस सोचता है कि वो बस अपनी पार्टनर को बचा के रहेगा। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आगे बॉस को लगता है कि सोरियो कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो सेक्रेटरी को कहता है कि उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन जरूर निकालना। इधर भाई हॉस्पिटल में अपने एक्सेल भाई की आंख खुल चुकी है, जहाँ क्रिस को देख करके कहता है कि मुझे हर बार एक सपना आता है जहाँ पे मैं कहीं पे डूब रहा होता हूँ, लेकिन तभी एक परी आके मुझे बचा लेती है। क्रिस कहती है कि मुझे इस बारे में पता तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक एंजल तो जरूर हूँ। आगे असैसिन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो सोरियो नाम का बंदा भाग गया। आगे एक्सेल बताता है कि कितनी बार वो मौत के मुंह से बच के बाहर आया, लेकिन इस बार उसको किसी और की जरूरत पड़ी। तभी यहाँ डॉक्टर भी आती है और कहती है कि ज्यादा वक्त तक मत सो, भूलो मत, तुम्हारा एक मिशन भी है। अपना भाई उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। जहाँ डॉक्टर क्रिस कहती है कि फिलहाल के लिए तुम रेस्ट ही करो। इधर ही बॉस सीधा व्हाइट हाउस चला जाता है और प्रेसिडेंट से सिर्फ दो चीजें मांगता है। इधर दूसरी ओर सेक्रेटरी जो है लीलैंड के पास ये आदमी लेके आती है, जिसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा, ये वही डीजे है, यानी कि डॉक्टर 999, जो कि एक हैकर है। सेक्रेटरी बताती कि हमारी हेल्प करने को तैयार है, बदले में हम इसके कुछ जेल के साल कम करेंगे। आगे इधर एलिना इस पाकिस्तानी हैकर के साथ काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब में आ चुकी है। इधर एलिना से पूछती है कि तुम डॉक्टर स्किनर की मदद क्यों कर रही हो, जहाँ वो बताती है कि वो मालदीव से एक छोटी सी जगह पे पैदा हुई थी। हमारे डीएनए में काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम है और हमारा एरिया डूबने वाला था, जहाँ स्किनर ने आकर के उनकी मदद की थी। तभी से लिन ने फैसला कर लिया था कि वो डॉक्टर स्किनर की जो भी हेल्प हो सके वो उसको पूरा करेगी। और मुझे पक्का पता है कि डॉक्टर स्किनर ऐसे इंसान नहीं है जो कि इंसानियत को तबाह करेंगे। इधर हॉस्पिटल में एक्सेल क्रिस को कहता है कि सोरियो नाम का बंदा किसी हंडन स्टोरी के बारे में पूछ रहा था और मुझसे पूछता है कि स्टोरी एंड कैसे हुई थी। क्रिस रिसर्च करके कहती है कि हंडन तब मरी जब उसके अंदर लोगों ने छेद कर दिए। आगे क्रिस कहती है कि कल को तुम मर गए तो तुम्हारे किसी परिवार वाले को बताना है। एक्सेल कहते हैं कि इसका कोई भी अपना नहीं है, वो अनाथ पैदा हुआ था और उसने जिन दोस्तों को दोस्त बनाया वो गलत कामों में बिजनेस करने लगे, जिस वजह से वो भी मर गए। और तभी से उसने कसम खा ली कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कभी अटैच नहीं होगा और अटैचमेंट के नाम पे उसके पास बस ये टीम ही बची है। इधर ये प्रेसिडेंट से परमिशन मांगता है कि एनएसए एससीएम के ऊपर रेड कर दे। प्रेसिडेंट कहती है कि ठीक है, मैं चीज एग्री करने को तैयार हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी आंखें भी चमचमाती हो चुकी हैं। इधर हैकर बेस में जो है सोरियो की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बस एक ही वीडियो मिलती है जब वो एजेंट के साथ स्किनर से मिला था। और तभी हैकर कहता है कि तुम्हें सोरियो के बजाय उस एजेंट को ढूंढना चाहिए। तभी एजेंट स्किनर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे मिशन की वजह से मेरे बारे में लोगों को पता चल चुका है और अब मैं तुम्हें मार के रहूंगा। तभी स्किनर का दोस्त कहता है कि सारी गलती तुम्हारी, तुमने देख करके ढंग से एजेंट नहीं चुना। और तभी देखता है कि उसको आंटी के बॉस का कॉल आ गया है। इधर हैकर बताती है कि डॉक्टर स्किनर वहीं पर ही है जहाँ पे तुम लोग का बेस है। इधर तभी क्रिस को बॉस की सेक्रेटरी का कॉल आता है और कहती है कि बेस में जल्दी पहुंचो ताकि हम लोग तुम्हारी मदद से उस सोरियो की आइडेंटिटी पता कर पाए। वह इधर जाने से पहले इसको कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है, तुम्हारे कोई ऐसी गिल्ट है तो तुम बता सकते हो। उसका कुछ नहीं कहना क्योंकि अब इनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, हो सकता है इसके बाद ये लोग एक दूसरे की शक्ल ना देख पाए। तो फिर जाने से पहले क्रिस भाई इसको किस करके चली आती है। इधर पुलिस वाले इंसॉम हेडक्वार्टर पहुंचते और देखते हैं कि स्किनर ने अपने ही दोस्त को मार दिया और स्किनर इसके ऊपर पुलिस को बताता है कि इसने मुझ पर पहले अटैक किया तो मैं सेल्फ डिफेंस में इसको मारना पड़ा। इधर यहाँ आते ही वो उस हैकर को देख के हैरान होती है, जहाँ सेक्रेटरी कहती है कि ये देख के बता तुम इसको जानती हो। क्रिस देख के कहती है हाँ ये तो वही एजेंट है जो मैंने पहले देखा था। सेक्रेटरी बताती है कि सोरियो असैसिन एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और जब भी कुछ ऐसी दुर्घटना होती है उसकी ये पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। क्रिस बताती है कि सोरियो ने एक्सेल को किसी हंडन नाम की चिड़िया के बारे में बताया। सेक्रेटरी को याद आता है कि हंडन नाम
MCU प्रोग्राम था जिस वजह से असैसिन ट्रेन होते थे। तभी भाई आंटी का बॉस भी यहाँ पे आता और कहते कि मुझे प्रेसिडेंट से परमिशन मिल चुकी है यहाँ पे रेड करने की। इधर फैसिलिटी के अंदर इनको ऑर्डर मिल चुके थे कि भाई तुम्हें डग को मार देना है, और जैसे ही लगातार फायरिंग करके निकालते हैं ये लोग देखते हैं कि डग वहां से गायब हो चुका है। इधर डग इनका वेट करता है इनको मारने के लिए कि तभी वहाँ पे फव्वारा निकलना शुरू होता है, जिस वजह से हैकर की बदौलत इसका जो बेड था ऑटोमेटिकली चल के बाहर आता है, जहाँ ये लोग उसको पकड़ के सीधा वैन के अंदर डालते हैं। डग और एलिना बताते हैं कि डॉक्टर स्किनर है वो उन्हीं की किसी होमलेस जगह पर है और उस जगह का पता सिर्फ एक्सेल ही कर सकता है जो कि फिलहाल बीमार पड़ा हुआ है। इधर आगे इन लोगों को बताती है कि भाई इंसोम्निया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तभी वो कहता है कि नहीं हम लोग हाइपर लूप से वहीं आ रहे हैं। तभी लिन वैन को उठा के इधर उधर करके घुमा फिरा करके एयरपोर्ट के अंदर ले आती है, जहाँ डग फिर इंजीनियर से बात करके हाइपर लूप स्टार्ट करने को कहता है। इंजीनियर्स मान जाते हैं। इधर एलिना के जाने से पहले लिन उससे गले मिल करके उसको अपना प्राइवेट फोन दे करके उसको गुड लक कहके वहाँ से चलती है। तभी एक्सेल के फोन में मैसेज आता है जहाँ पे लिखा हुआ आता है कि तुम्हें वहाँ मिलूंगा जहाँ परिया हमें देखेंगी। डॉक्टर्स का मैसेज पढ़ के कहती है कि लगता है कोई लड़की तुम्हें डेट करना चाहती है, लेकिन चिंता मत करो तुम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। दूसरे इधर बॉस जो है स्किनर को कहता है कि तुम्हारी स्टोरी हमें पता चल चुकी है। एयरपोर्ट पे हाफना का जो प्रोटोटाइप फटा था उसमें तुम्हारा ही हाथ था और तुमने उसको टेररिस्ट अटैक कह करके टाल दिया। तभी उसके हाथ में हथकड़ी ला के कहता है कि अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। स्किनर कहता है कि चिंता मत करो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई प्रूफ नहीं होगा क्योंकि तब तक एक्सेल मर चुका होगा। इधर उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो जाकर के सबसे पहले आंटी को बचाता है, जहाँ सीधा आके आंटी को कहता है कि हम लोगों ने डॉक्टर स्किनर की लोकेशन का पता कर लिया है। इधर हैकर ने उस असैसिनेशन हंडन प्रोग्राम की रिपोर्ट भी निकाल ली थी और वो तभी खुलेगी जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा। इधर डग और एलिना हाइपर लूप की मदद से ये लोग यहाँ पहुंच चुके थे और तभी ये लोग अपने लिए प्राइवेट कार बुक करते हैं ताकि लोग उस झुग्गियों में जा पाए जहाँ पे डॉक्टर स्किनर छुपा हुआ है। जहाँ लोग वीडियो कॉल में बात करते हैं कि ये लोग स्किनर को पता कैसे करेंगे। लीलैंड बताता है कि जब मैं और एक्सेल उसकी दादी के वहाँ पे गए थे तो हमें एक पौधा मिला था और वो सेम पौधा उसके घर पे भी था, तो हो सकता है उस पौधे के थ्रू तुम उसको पता कर पाओ। इधर भाई ये हैकर थोड़ा सा और खोलता है और उसको पता लगता है कि इस चीज के पीछे भाई चाइनीज लोगों का हाथ था। वो चाहते थे कि वो लोग एक ऐसे असैसिन बनाए जिनके अंदर कोई इमोशन ना हो, जिस वजह से उन लोगों ने कुछ ऐसे बच्चों को चुना इस प्रोग्राम के लिए जो कि मेंटली स्ट्रांग नहीं थे। और इस प्रोग्राम को तब रोका गया जब उनका सबसे सक्सेसफुल पर्सन जो है वो पूरे प्रोग्राम के सारे लोगों को मार के वहां से भाग गया। इधर डॉक्टर का कॉल आता है क्रिस को, कहती है कि एक्सेल अपनी जगह से भाग चुका है और वो पक्का वहीं गया होगा जहाँ परिया उसको देखती है। जहाँ में पता चलता है कि एक्सेल बेबीलोना सिटी के कैसे टावर पे गया है जिसकी डिजाइन पूरी एंजल जैसी है और ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इस बिल्डिंग के थ्रू बाकी बिल्डिंग भी देखी जा सकती है। इसी वजह से डॉक्टर ने बोला कि वहाँ गया जहाँ परिया इसको देख सकती है। इन सब के लोगों को एक्सेल की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तो वो आसपास के सभी लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे एक आतंकवादी छुपा है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। एक्सेल के वहाँ पहुंचते हुए देखते हैं कि सोरियो भी रॉकेट लॉन्चर के साथ इसका वेट कर रहा है। एक्सेल उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ सवाल है तो तुम पूछ सकते हो, लेकिन वो बंदा बिना कुछ सवाल करे इससे लड़ना शुरू करता है। इधर अपना भाई बस उसके अटैक डॉच ही करता जा रहा था, उसको बहुत चोटें लगी थी जिस वजह से उसको दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तभी लड़ाई के दौरान ही भाई सोरियो का सर दर्द करने लगता है और उसको बात याद आने लगती है जहाँ उसके टीचर ने कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन नहीं होने चाहिए। और फिर वो एक्सेल से पूछता है कि उस हंडन बट का क्या हुआ, जहाँ उसको याद आने लगता है कि कैसे उसने पूरे स्कूल के बच्चों को मारा, जिसे देख करके उसका टीचर बहुत खुश हुआ था। इधर इंसोम्नी वालों का भाई हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुंच चुका था, जिसे देख करके भाई सोरियो एक्सेल को दूर फेंकता है। ये दोनों ही बचे हुए थे और सोरियो सोचता है कि भाई अपने रॉकेट लॉन्चर से उन पर अटैक करेगा। इसको एक सही पोजीशन चाहिए थी ताकि रॉकेट लॉन्च कर पाए। कि तभी वो देखता है कि एक्सेल सामने खड़ा हो गया है और हेलीकॉप्टर जैसी उस पर फायर करने वाला था, सोरियो उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है। इस वजह से हेलीकॉप्टर डैमेज होकर के भाई उस परी वाले स्टैचू के पास गिरता है। इधर ये परी का पुतला नीचे गिरते गिरते पूरी बिल्डिंग को तबाह करते हुए जाता है। जहाँ सोरियो अपनी तारों से बच रहा था वही अपना एक्सेल भाई भी अपनी स्पाइडी स्किल से बचता है। जैसे तैसे करके जब वो लोग नीचे जाते हैं वो देखता है कि भाई सोरियो एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। उसके बाद वो बैठ के उसको कहता है कि हंडन में जब काफी सारे छेद हो चुके थे तो आखिर में चिड़िया मर जाती है। आगे इसका आंसर सुनकर सोरियो को अपनी सारी मेमोरीज याद आती है और खुशी खुशी वहीं खत्म हो जाता है। तभी क्रिस वहाँ पे बाइक लेके आती है और कहती है कि जल्दी चलो हमें स्किनर की लोकेशन मिल गई। इधर की बॉस ने स्किनर को पकड़ लिया था और अब ये लोग उधर ही जा रहे थे। आगे बॉस पूरी टीम को बताता है कि हैपना की मदद से अमेरिकन गवर्नमेंट एक बायोलॉजिकल वेपन बनाना चाहती थी जो कि डॉक्टर स्किनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जब एयरपोर्ट पे वो अटैक हुआ था उसी अटैक के दौरान जो गैस निकली थी वही बायोलॉजिकल वेपन था जिस वजह से सारे लोग मारे गए। और ना चाहते हुए डॉक्टर स्किनर को ये सब इसलिए करना पड़ा कि कोई उसकी बात नहीं सुनता, तो उसने फिर अमेरिकन वेपन को यहाँ पे सामने रखा ताकि प्रूफ दिखा सके। उस गैस से जितने लोग मरे उन सभी को डॉक्टर स्किनर ने एक ड्रग दिया जिसकी मदद से वो लोग ठीक हो गए थे। जहाँ पे लेजेरिस नाम के एक बंदे का रेफरेंस दिया गया था जो कि क्रिश्चियन स्टोरी में था जिसने मरे हुए लोगों को जिंदा करा। आगे आंटी लीलैंड झुग्गियों में जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात जिल से होती है। इधर फिर ये आंटी जिल को वही पौधा दिखाती है जो कि डॉक्टर स्किनर का फेवरेट है। इधर क्रिस और एक्सेल भी यहाँ पहुंच चुके थे। उनको तभी ये पुलिस वाला मिलता है जिसने एक्सेल को उस वक्त छोड़ दिया था। एक्सेल उनको तभी सारी बात बताते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पे ले आओ। आगे फाइनली जिल लीलैंड और आंटी को उस जगह लेके जाती है जहाँ पे बूढ़ा से 3 साल पहले इन झुग्गियों में आया था। उसके पास ऐसी फूलों के कुछ पौधे थे और वो एक आंख से अंधा हो चुका है। आगे आंटी देखती है कि लोग नदी में आराम से बंदा ऐश कर रहा है। तभी उसके ऊपर बंदूक रखते हुए कहती है कि तुमने क्या किया। स्किनर एक आंख से अंधा हो चुका था और ढंग से उसको नहीं देख पाता। तभी इनकी पूरी टीम भी यहाँ आ चुकी थी। जहाँ स्किनर कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। और फिर एक पेपर में हाफना का एंटीडोट लिख के देता है। आंटी कहती है स्किनर से कि तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं बुलाया, मैं तुम्हारे साथ चल लेती। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें
कोई तकलीफ हो। और तभी डॉक्टर स्किनर उस एयरपोर्ट के इंसिडेंट को याद करते हुए सोचता है कि उस दिन उसने इंसानियत का गंदा रूप देखा था। आगे आंटी डॉक्टर स्किनर के पास आके कहती है कि मैं खुश हूँ, आज भी तुम वही इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। आगे एक्सेल उनके पास आके कहता है कि अच्छी बात है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, या फिर हम रहने देकर के इंसानियत को तबाह करते हैं। स्किनर उसकी आवाज समझ जाता है और फिर वो कहता है कि तो तुम खुद ही डिसाइड करना, और वो अपनी आखिरी सांस लेकर खत्म हो जाता है। ये देख करके भाई आंटी रोने लगती है। तभी यहाँ पे बॉस आता है और बॉस आके कहता है कि भाई मैंने प्रेसिडेंट से सारे ऑर्डर ले लिए हैं, तुम लोगों के ब्रेसलेट भी निकल जाएंगे, तुम लोगों ने फाइनली मिशन पूरा कर लिया और अब तुम यहाँ से अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। लेकिन मैं आखिरी में ये बोलूंगा कि इंसानियत को आगे चल के और भी बड़े खतरे मिल सकते हैं, तो तुम वापस से शामिल होने को तैयार रहना। और इस चीज से भाई किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो गाइस आई होप आप सभी को 1 आवर लॉन्ग वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है तुम सभी को यूनिक और बेहतरीन स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने एनिमे दोस्तों के साथ या फिर एनिमे ग्रुप्स में। बाकी कमेंट जरूर करना है, मैं तुम सभी के कमेंट्स को लाइक करूंगा आज से। चलो फिर मिलता हूं तुम सभी से एक और नई एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक के लिए इट्स न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।